1.0 जो भी बच्चे हैं, राइट, सारे लोगों का स्वागत है ना। और हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अब आप में से कुछ बच्चे जो है पहले एंशियंट और मिडिवल पढ़ चुके हैं, है ना। मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, डोंट वरी। सारे जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो भी आपके सवाल है आई टेक अप, तो उसके लिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है ना। जो है खाली आप बातें सुनिए पहले, और फिर लास्ट में कुछ रह जाएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और बात, थोड़ा सा मेरा आज जो है थ्रोट इन्फेक्शन है, थोड़ा सीवियर है, एंड क्लास में कैंसिल नहीं करना चाहता था। एंड या तो जो है क्लास में कैंसिल नहीं करना चाहता था, बिकॉज ठीक है, जो भी जहाँ तक पॉसिबल है, जितना भी डिस्कशन हो सकता है हम करेंगे आज, राइट। बट मे बी आज शायद 2 घंटे की क्लास ना करके थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, सो डैट वी इंट्रोड्यूस जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम आगे करना चाहते हैं, राइट। चलिए, तो इसी के साथ जो है बात शुरू करते हैं। या जस्ट अ सेकेंड। या ओके। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आई एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, आई एम ऑथर एज वेल, राइट। और जो है हिस्ट्री और कल्चर मेरा मेन सब्जेक्ट है। उसके अलावा स्ट्रैटेजी वीडियोस आपने शायद मेरे देखे होंगे बहुत सारे। तो मैं मैथमेटिकल मॉडल, स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता हूँ, राइट, है ना। जो है हम टीचिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 8 ईयर्स कंप्लीट करे मैंने अभी। जो है अभी इसी फेब में 8वां साल मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो या तो 8 साल से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर मेरा फेवरेट है। उसके अलावा मैं और भी टॉपिक्स देखता था। मैं पहले एक बहुत ही फेमस एडटेक कंपनी है उसमें यूपीएससी सीएससी लीड कर चुका हूँ, राइट। एंड जो है एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया था यूपीएससी सीएससी के लिए। उसके अलावा जो है मैं पिछले इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, राइट। बहुत सारे पेड बैचेस भी मैं ले चुका हूँ। तो जो है स्पेशली मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने जो कुछ पढ़ाया है, तो मॉडर्न और एंशंट ही पढ़ाया हुआ है, राइट। मे भी आपने मेरे पुराने वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हो, है ना, तो वहाँ से शायद आपने मुझे फॉलो किया होगा। ओके। इसके अलावा जो है मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी का, मेंस वगैरह का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको उसके थ्रू भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो गलतियां करी हैं, मैं चाहूंगा कि आप ना करें, राइट, है ना। स्पेशली क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया है, तो इस कोर्स में हम आंसर राइटिंग का डिस्कशन भी करेंगे। एंशियंट और मेडिवल में हम उतना आंसर राइटिंग डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा करेंगे। एंड मॉडर्न में, स्पेशली मॉडर्न इंडिया में, काफ़ी आंसर राइटिंग डिस्कशन यहाँ पे होगा। मैं काफ़ी सारे सवाल टेकअप करूंगा, और इसमें एटलीस्ट जो है क्या फॉर्डर होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए उस सब जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो बातें करूंगा मैं, राइट। जहां तक पॉसिबल होगा एक आध जो है मे बी एक डेडिकेटेड आंसर राइटिंग की क्लास भी कर लेंगे, सो दैट आई टीच यू द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, कि सोचते कैसे हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थॉट प्रोसेस क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो उस पर भी बात करेंगे कभी, राइट। हो सकता है इसी हफ्ते 10 दिन में जो है वो क्लास भी करें हम। ओके। मेरा बैकग्राउंड अगर बात करूं, तो बेसिकली मैं मरीन इंजीनियर हूं। मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर था पहले, जो है मैंने कुछ 2.5-3 साल मैंने एज ऑफिसर सेल किया है, एंड देन आई क्विट दैट, एंड मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, और फिर जो है मैं यूपीएससी के एरिना में, यूपीएससी की फील्ड में ही आ गया। या तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है। कुछ टाइम मैंने जो है पोस्टल अकाउंट्स में भी सर्व किया हुआ है। मैंने बहुत सारे और भी एग्जाम्स जो है क्वालिफाई करे हैं, जिसमें एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, राइट, ये सारे एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई करे हुए हैं। बट मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो हमेशा से हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा फोकस रहा है। मज़ा भी आता है पढ़ने में, तो जो है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा बैकग्राउंड, राइट। आई होप जो है यू गॉट दैट। चलिए, तो बात शुरू करते हैं। थोड़ा सिलेबस, थोड़ा सा भूमिका बांधते हैं, राइट, है ना। वॉल्यूम को प्लीज थोड़ा सा समझिएगा। वॉल्यूम आज लो है, लेकिन जो है 1-2 दिन की बात है। या ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ, एक सेकेंड। या तो बिफोर वी एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, हम ये आज टॉप कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, और फिर एक मैं बताऊंगा आपको गेम ऑफ थ्रोन्स मैक्रो व्यू के बारे में, राइट। लेटर मुगल्स की बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। और फ्रैगमेंटेड पॉलिटी होता क्या है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। या तो बिफोर वी गो फर्दर, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं, राइट। या तो जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरू किया है, बिल्कुल ही बिगनर्स, एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों में से वही लोग हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी बच्चे ने बनाया था, है ना, वो थोड़ा पहले भी पढ़ चुके थे, और उसके बाद उन्होंने मेरे कोर्स पे रिव्यू वीडियो बनाया था एक, राइट। बहुत ही बढ़िया था, है ना। बट मैं यही चाहूंगा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, वीडियो वगैरह हमें बनाने दो, राइट, है ना। तो जो है, या तो माई पॉइंट इज कि एज अ बिगिनर,
द फर्स्ट थिंग जो है विच विल अकर टू यू, आपको डाउट बहुत सारा आएगा, है ना, कि मैं सही कर रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, समथिंग इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आपको आते रहेंगे। और स्पेशली अपने आप के ऊपर भरोसा थोड़ा कम होगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, इस तरह से थोड़ा सा कम भरोसा आपको इनिशियल फेज में ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि अभी आप बिगनर है, राइट। तो यकीन मान के चलिए कि जो है एज अ बिगनर ऐसा लगना, जो आज टॉपर भी है, जो रैंक 1 भी है, वो भी जब आपके फेज में था तो इस तरह के सेल्फ डाउट किया करता था, राइट। तो हर कोई करता है, आप भी करोगे, राइट। आपको भी कभी कभी डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा कि अरे सर हिस्ट्री में इतना सारा पढ़ना है क्या, इतना सारा जो है फैक्ट भी सुनना है क्या, ये सारी इतने सारे चैप्टर्स हैं क्या, राइट। तो ये तो एक ही टॉपिक है, अभी ऐसे 18-19 टॉपिक्स आप और पढ़ेंगे। तो इस तरह का सेल्फ डाउट इज फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ भाई ऐसा होगा, राइट। दिस इज नॉर्मल, थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। इसको एक्सेप्ट करिए, ये जो आपकी क्वेरी है, एंजाइटी है, राइट, दिस इज बेसिक एंड लेट इट हैपन, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी। तो जो रैंक 1 भी आया है उसको भी हुआ था, उसको भी सारी बातें हुई थी, बट रैंक 1 में और जो नहीं सेलेक्ट हो रहा या फिर जो नहीं बिल्कुल ही सीरियस स्टूडेंट नहीं, उसमें डिफरेंस क्या है, रैंक 1 लगा रहा, एक सब्जेक्ट 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 2 सब्जेक्ट खत्म हुए, 3 खत्म हुए, 4 खत्म हुए, और धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म होंगे, पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप माहिर होते रहेंगे, और एक समय आएगा जब आप रैंक 1 बनेंगे, है ना। तो ये टारगेट करके चलना है कि जो भी आप हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मुझे कहते हैं सर मैं पीसीएम बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूं, कोई कहता है सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, टफ है मेरे लिए। सारे बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट होते हैं। आप रैंक 1 से 10 तक देखेंगे तो कोई इंजीनियर होगा, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिए हुए है, राइट, कोई हो सकता है स्टैटिस्टिक्स लिए हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से हैं। पहली बात, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, ये बात कहीं लिख लो सामने, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। आप भी क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मानिए, कर नहीं सकते आप करेंगे। बट पहली चीज आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ ये होगा, होके रहेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो है कोई हूर जो है कहीं एलियन है कोई जो सेलेक्ट हो रहा है, या कोई अलग हूर उसमें जड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप ही में से सेलेक्ट होंगे, इसी बैच के बच्चे सेलेक्ट होंगे, मैं ये भी लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि विद पीडब्ल्यू हम जिन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, पहले उन बच्चों को एक्सेस भी नहीं था, और वो इस एक्सेस का बहुत बढ़िया फायदा उठाने वाले। तो आप में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर रैंक 1 से 10 के बीच में दिखाई देंगे। 2 से 3 बच्चे यहीं के होने वाले, आपके ही संकल्प बैच के बच्चे निकलेंगे, वो आप भी हो सकते हैं, और वो आप ही हैं शायद, राइट, है ना। तो सबसे पहले इस चीज पे भरोसा रखिए कि हाँ हमारा टारगेट एक ही है, रैंक 1। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई और तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैंक 1 और 700 और 2000 में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, माइनर फाइट एक्स्ट्रा होती है, जो आप अगर कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू बिलीव कि फॉर एग्जांपल जैसे आज जो है लेट्स से शिवम है हमारे साथ, शिवम साकेत, तो शिवम साकेत नहीं है, शिवम साकेत की जगह आज हमारे साथ शिवम साकेत AIR 1 2024 है। बात समझ आ रही है। पहली चीज तो ये विश्वास करिए कि हाँ मैं हूं AIR 1, राइट, है ना, 2024 का रैंक 1 मैं ही हूं, ऐसा अपने आप को बताओ पहले, राइट। तो ये चीज आपको भरोसा दिलाएगी कि हाँ आप सही ट्रैक पे हैं, आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने देगी। मे भी सामने कहीं लिख डालो, जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं दे नो दिस, राइट। तो जो है पहला चीज भरोसा। दूसरी चीज जो चाहिए, है ना, फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स बिलीफ चाहिए, आपको आपकी आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी कि मैं ही रैंक 1 हूं। सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कंसिस्टेंसी। पार्ट टाइम तैयारी करने आए हो तो आज छोड़ दो, राइट, है ना, मैं कहूंगा फिर खत्म करो, फिर टेंशन, फिर फर्जी डिप्रेस होने मत आओ, राइट, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं हम आएंगे दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 हफ्ता गायब हो जाएंगे, राइट, है ना, और जो है सारी प्यार मोहब्बत भी करनी है हमको जीवन में, तपस्या है दोस्त, ये है ना, तपस्या है। अगर तुम यहां पर आए हो, हाँ 2024-25 जिस साल की भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस साल के आप रैंक 1 है, बट पूरी शिद्दत के साथ आना है। अगर यहां पे आप आ गए हैं तो पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है, पूरी कंसिस्टेंसी चाहिए, और डेली का क्लॉक इन करना पड़ेगा कि हाँ इतने घंटे हम पढ़ रहे हैं। अब वो घंटे, कोई कहेगा सर हम 5 ही घंटे पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, कोई कहेगा सर हम 6 पढ़ेंगे, कोई 8 पढ़ेगा, कोई 10 पढ़ेगा, कोई 12 पढ़ेगा। मिनिमम मैं मानता हूं कि 5-6 तो मिनिमम है, राइट। लेकिन कुछ सेलेक्ट हुए हैं बच्चे जो कहते हैं सर हम और भी कम पढ़े थे, है ना, तो मैं उसमें कोई नंबर पुट नहीं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी का ग्रास्पिंग लेवल अलग अलग है। कि कोई 8 घंटे पढ़ के समझेगा, कोई 10 घंटे पढ़ के समझेगा, कोई बहुत स्मार्ट होगा, हो सकता है 2 घंटे पढ़ ले। मेरे लिए ये नंबर 6 से 8 घंटे था।
8 घंटे में सही नंबर मानता हूं कि 8 घंटे कम से कम क्लॉक करने की कोशिश करिए। राइट, हो सकता है आप स्मार्ट हो, 5 घंटे 6 घंटे में भी हो जाए, हो सकता है आप और ज्यादा मेहनत करनी पड़े या और प्रैक्टिस करें, या फिर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि कुछ भी मिस ना हो तो 10-12 घंटे भी चलेगा। राइट, और 12 घंटे आप ये मत समझिए कि सर नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टच में रहते हैं, जो मुझे केपीआई वगैरह भेजते थे कि सर आज इतना पढ़े, ये पढ़ लिया समथिंग, तो वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई वो अनोखी दुनिया नहीं है, आप ही में से लोग 12 घंटे भी पढ़ते हैं। पर क्या 12 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन होगा या 6 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन होगा? नहीं, हर किसी की अपनी जर्नी है, आपका अपना पर्सनल परस्यूट है। आप अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, कितना अच्छा जो है सीखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो तीसरी बात पे आता हूं मैं कि पहली चीज बिलीफ, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। जैसे सुबह मैं देख रहा था जिया सर क्लास ले रहे थे इकोनॉमी की, राइट, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो देखो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत मजा आएगा, राइट, तो मजा ही आ जाएगा कि यार ये बातें पता चली, ऐसा होता था इसलिए ऐसा हुआ, गांधी जी का थॉट प्रोसेस क्या है, सुभाष चंद्र बोस क्या है, राइट। या फिर अभी हम फ्रैगमेंटेड पॉलिटी विद जानोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एनलाइटेंड हो गए, बहुत मजा आएगा। बट ये मजा खतरनाक भी है। अगर तुमने इस मजे में ही तुम ग्रेटिफिकेशन तुम्हें आने लगा, इस मजे को ही तुमने मान लिया कि हाँ यही है ना, सब कुछ यही है, तो फिर गेम खत्म है, राइट। जो भी मैं सिखा रहा हूं, जो भी जिया सर सिखा रहे हैं, या जो भी बाकी की फैकल्टीज, हमारी जो पूरी टीम है जो आपको सिखा रही है, उसका एप्लीकेशन अगर आपने नहीं करा तो सब व्यर्थ है, राइट। तो एक चीज है लर्निंग, और दूसरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? प्रैक्टिस, राइट। तो मैं लिख दे रहा हूं कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, आप भी लिख लो। पहली चीज है बिलीफ कि हाँ आप रैंक 1 है, ये अपने सामने कहीं लिख दीजिए अपने नाम के साथ, रैंक 1, और जिस ईयर में भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2024, 25, 26 जो भी है, राइट, वो है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, कंसिस्टेंसी, कि ये नहीं आज क्लास में है कल गायब है गोला मार रहे, तो फिर अपने आप को धोखा मत दो, है ना। ये इस तरीके से ना खुद को चीट करते हो आप। मेरा क्या है भाई, मैं आप होंगे, आप 5-10 हजार बच्चे कुछ होंगे, अब उसमें 4 बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, है ना, उसमें मेरा, मैं तो भाई जैसे सूरज है, सूरज रोशनी दे रहा है, तुम सूरज की पूजा करो, आचमन करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, है ना। तो इट इज योर लाइफ, इट इज योर परस्यूट, तो खुद को धोखा मत दो, राइट, है ना। तो कंसिस्टेंसी चाहिए कि डेली पढ़ाई करोगे, डेली क्लास में आओगे, और डेली क्लास में आके अटेंडेंस लगाओगे कि हाँ सर हम आ गए, प्रेजेंट सर, राइट। ऐसा भी लिख सकते हो कि हम, मैं हूं शिवम AI अरमन प्रेजेंट, ऐसा भी करके लिख सकते हो। थर्ड चीज जो मैं कह रहा हूं इस प्रैक्टिस, ठीक है, लर्न तो करना ही है ऑफ कोर्स, है ना, लर्निंग के बिना प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, लर्निंग तो है, बट लर्निंग में सेकेंडरी मानता हूं, राइट। मेन चीज है प्रैक्टिस, कि जो भी आपने सीखा, आपको मेरी हर क्लास के बाद डीपीपीज मिलेंगी, अगले दिन तक डीपीपीज अपलोड हो जाती हैं, तो मैं जो आज पढ़ाऊंगा उसके ऊपर डीपीपी आपको कल मिलेगा, बात समझ मारी, राइट, है ना, डीपीपी आपको कल मिलेगा। तो वो डीपीपी जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, और वीकली टेस्ट भी होंगे, तो डेली प्रैक्टिस भी होगी, डीपीपीज भी है, और वीकली टेस्ट भी है। तो ये जो है, देखो मैं जो भी आपके डाउट्स है, मुझे पता है सारे डाउट्स, है ना, कुछ नहीं तो शायद ये जो मेरा बैच है मॉडर्न इंडिया का, ये 30वां 35वां बैच होगा, राइट। तो मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, 2 मिनट सुनो बातें, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते रहो, एंड तक अगर मैं नहीं बताया जो आपके दिल में है तो पूछ लेना, ठीक है ना, तो पूछ लेना। चलो, मुझे पता है अभी आप पूछोगे सर एनसीईआरटी हमने जो है पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, आप पूछोगे कि सर स्टैंडर्ड बुक खरीदे, एक बुक खरीदे नहीं खरीदे, सब बताऊंगा, मुझे पता है क्या पूछोगे, सुनो मेरी बात, है ना, जो है। तो जो है मैं कह रहा था कि हाँ, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करोगे आप, कि हाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है, पूरी टीम जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो है आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, उसमें लगाएंगे। क्योंकि क्या होता ना कि अगर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो बॉल को पैर से मारना जरूरी है ना, बाहर खड़े होकर देखना थोड़े कि हाँ बॉल ऐसे जाती है वैसे जाती है वैसे जाती है, राइट, कोई मतलब नहीं, राइट, कोई मतलब नहीं उस बात का। आपको जो है आपको उसे बॉल को मारना पड़ेगा, गोल खुद करना पड़ेगा, गोल मारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप फुटबॉल नहीं खेल रहे, आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो अगर सच में खिलाड़ी बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर हाल में। टारगेट आपको करना है कि प्रीलिम्स के पहले, नंबर हो सकता है ज्यादा लगे, 100 मॉक पेपर आपको लगाना है, 100 मॉक पेपर बिफोर यू गिव प्रीलिम्स। प्रीलिम्स देने से पहले 100 मॉक पेपर आप लगाएंगे टोटल, राइट, मैं टोटल खाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल 100 पेपर आपको एटलीस्ट इतना टारगेट करिए। 50-60 भी अच्छा नंबर है, 30 भी अच्छा नंबर है, पर मैं कह रहा हूं रिस्क ही क्यों लेना है, राइट। तुम्हें रोक ही कौन सके, फिर 100 लगाने के बाद तुम्हारा प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोकेगा, राइट। नाउ अब इसका मतलब ये नहीं खाली प्रीलिम्स करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और मेंस का भी मॉक देना है,
ठीक है, मेंस का मॉक एटलीस्ट 3 सेट, राइट। तो ये 3 चीजें हैं और इसमें ऑप्शनल, ऐसा नहीं जीएस खाली बात कर रहा हूँ मैं, जीएस ऑप्शनल सब इंक्लूड, ठीक है ना। तो ये जो है ये 3 मंत्र याद रखिए, 3 चीजें कि पहली बात आपका होगा, दूसरा डेली क्लास अटेंड करनी है, कोशिश करना है कि हाँ 99.99% या 100% कोशिश करनी है कि आप कुछ भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे। आप पूरी तरह, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, कुछ लोग बताएंगे सर अभी भी सर मिडिवल थोड़ा बचा हुआ है मेरा, सर मेरा एंशिएंट थोड़ा सा रह गया है ना, ये सब बैकलॉग कोशिश करना है कि ना क्रिएट हो। कोशिश क्या, पूरी पूरी तरह आपको चाहना है कि हाँ ये सब ना हो, है ना। तो जो है क्योंकि बैकलॉग होगा तो वो आपको पीछे रोकता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि बैकलॉग इज बेसिक, जिनका बचा हुआ है जल्दी उसको कंप्लीट करिए, आगे बढ़िए। ओके चलिए, तो खैर मुद्दे पे आते हैं। हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो मॉडर्न इंडिया पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर, ये 4 चीजें पढ़ाता हूँ मैं, है राइट। मोस्ट ऑफ आपके बैच में जो है मैं ही पढ़ाऊंगा चारों, बट हो सकता है वी हैव अ वेरी बिग टीम, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, हो सकता है कोई और भी पढ़ाए, तो कोई बात नहीं। फिलहाल मॉडर्न इंडिया मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो पहली बात तो हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है। देखो हिस्ट्री, अब मुद्दे पे आ रहे हैं, आई विल कम बैक टू योर बुक वाला डाउट और एनसीईआरटी वाला डाउट एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातें मैं दूंगा, डाउट्स मैं एंड में दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए शांति कर लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं नॉर्मली क्लास लूंगा चैट्स ऑफ करके, जो है चैट्स ऑफ रहेंगी, बट बीच बीच में 15-20 मिनट में जब मैं मिस करने लगूंगा आप लोगों को लगेगा थोड़ा बात कर लेते, तो मैं बात कर लूंगा। हो सकता है क्लास के एंड में बात करें, डिपेंड करता है कि जो फ्लो है, जो हमारा डिस्कशन का फ्लो है वो चलता रहे। ऐसा मैंने सीखा है पीडब्ल्यू में पिछले बैचेस में, राइट, कि हाँ ऐसा करना चाहिए, राइट, है ना। तो उससे क्या होता है, नॉइस नहीं होता है, सारे बच्चे फोकस करते हैं जो है, जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो पहले मैं थोड़ा आपको रेलेवेंस समझा दूं कि पढ़ना ही क्यों है ये वाला टॉपिक। तो हिस्ट्री यूपीएससी ने क्यों ऐड किया, राइट, क्यों यूपीएससी यहाँ पे है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जिस सोसाइटी को आप सर्व करने जा रहे हैं, राइट, वहां पे बहुत सारे धर्म होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना धर्म, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मम्मी कहती है शाम को झाड़ू नहीं लगाते, तो मम्मी कहती है कि जो है सैटरडे को बाल नहीं कटाते, है ना, नेल्स नहीं काटते। तो या फिर जैसे लेट्स से आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भगवान की पूजा कहाँ से चालू हुई, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वो मंदिर जाना कैसे चालू हुआ, ये धर्म जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, और ये जो है बाकी के जो धर्म है ना, एक तो भाई एक तो हिंदू धर्म है, फिर इस्लाम है, राइट, फिर क्रिश्चियनिटी है, ये सब इंडिया में कैसे आया। क्योंकि अगर ये सब बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपकी जो अपनी धारणाएं हैं, जो अब तक आपकी परवरिश हुई है, जो आपकी सोसाइटी आपको या तो फीड करना चाह रही है या फीड हो गया है, या हो सकता है कुछ कुछ जो है प्रेजुडिसेस हो, है ना, कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंदर हो जो कि इसलिए है क्योंकि आपको इतिहास नहीं पता, क्योंकि आपको पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि कहते हैं डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि जो है पहले कभी हुआ था, कोई सर्जरी हुई है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ एक सर्जरी हुई थी मेरी, तो डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर रिलेट करेगा कि जब उसे हिस्ट्री पता होगी आपकी तो समझ पाएगा कि हाँ आगे क्या करना है। अब आप सर्जरी करवा चुके हैं और उसके डॉक्टर पास जा रहे हो, उसे बता ही नहीं रहे, डॉक्टर को पता ही नहीं, वो आपको दिए दे रहा है कि हाँ लो पेट दर्द की दवा खा लो, है ना, उसे लगेगा गैस बन रही है, जबकि हो सकता है उस सर्जरी में कुछ हुआ हो। तो इसीलिए जब हिस्ट्री आपको पता होता है तो कल को आप जब डीएम बनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अगर कुछ धर्म का कुछ हो रहा है तो उसको आप रिस्पेक्ट कर पाएंगे, राइट, आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कितना होना चाहिए, राइट, है ना, जो है उसको अगर कहीं कंट्रोल करना है तो क्यों करना है, अगर कहीं पे कोई स्टैंड लेना है तो क्यों लेना है, राइट। तो पीछे का बैकग्राउंड और सच्चाई अगर आपको पता है तभी आप उस चीज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। प्लस जैसे कि जो है महमद करके एक राजा होते थे ऑटोमन में, ऑटोमन एम्पायर टर्की में। तो ऑटोमन एम्पायर टर्की के ऊपर जो है महमद के ऊपर रात को अटैक करता है व्लाड ड्रैकुला। आपको लगता है कि ड्रैकुला कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, नहीं, व्लाड ड्रैकुला एक्चुअली उसी का दोस्त है। तो ड्रैकुला जब उसके ऊपर अटैक करता है तो महमद को पता होता है कि हाँ वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी कि उसको लगता है कि इस सिचुएशन में अगर मैं ड्रैकुला होता तो मैं वो करता जो कभी अलेक्जेंडर ने किया था, राइट। तो ये वही स्ट्रैटेजी से मुझ पे अटैक करेगा, रात को मुझे मारने की कोशिश करेगा, ये रेड करेगा मेरे कैंप में रात में। अब ये दिमाग जब महमद ने लगाया तो वो रात को उस अटैक के लिए तैयार रहा, राइट। और जब रात को व्लाड ड्रैकुला ने उसकी सेना के ऊपर अटैक किया तो कैंप में सेना थी बट बहुत कम लोग थे। जो मेन सेना थी वो वेट कर रही थी ड्रैकुला का कि ड्रैकुला कब आएगा, राइट, और जब वो हम पे अटैक करेगा तो पीछे से घेर के हम मारेंगे। ये होता है हिस्ट्री जानने का फायदा कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ था। उस एग्जाम्पल से ड्रैकुला ने भी सीखा कि ऐसे मारा जा सकता है, उस एग्जाम्पल से महमद ने भी सीखा कि हाँ इस ड्रैकुला को ऐसे रोका जा सकता है।
तो वैसे ही जब आप एडमिनिस्ट्रेशन आप जो है हैंडल करेंगे, तो आप इन एग्जाम्पल से, इन स्टोरी से, इन कहानियों से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई नई चीज आप करने नहीं जा रहे हैं। आपके पहले बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, बहुत सारे गवर्नर्स हुए हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, जिन्होंने सिमिलर सिचुएशन कभी फेस करी हुई होगी, राइट। तो अगर आपको पता है कि हाँ कि ऐसे मूवमेंट पे ऐसा किए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा करने से लोग साथ में होते हैं, लोगों को कब साथ में रखना है और कब साथ में नहीं रखना है, लोगों की पावर पे कब भरोसा कर सकते हैं, कब भरोसा नहीं कर सकते, राइट। ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सीख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हाँ अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की इकोनॉमी से, है ना, पिछले की सारी इकोनॉमी से आप अगर जब अपनी डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे तो वो सारी चीजें आप रिलेट करके इनफैक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर अशोक ऐसा सोचता था तो मैं भी ऐसा सोच सकता हूं। अगर अकबर ने इस तरह की रिलीजियस पॉलिसी चलाई थी तो बेसिक्स क्या था, किस तरीके से सिमिलर बातें मैं अप्लाई कर सकता हूं अपने राज्य में, अपने राज्य मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहां भी जो भी आपका रीजन है, जो भी आप सर्विस आप करेंगे, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। प्लस अभी रिसेंटली जैसे मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हम लोग अंग्रेजों के राज्य को बिलोंग करते हैं। अब हम बहुत सारी चीजों में अंग्रेजों को दोष दे देते हैं, जैसे मैं देख रहा था टेलीग्राम चैनल पे कि हाँ जो है करप्शन जो है अंग्रेजों की वजह से आया है, राइट, है ना। तो अंग्रेजों के यहाँ करप्शन किसकी वजह से आया है ना। तो जो है नाउ द पॉइंट इज कि जब हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन क्रिएट होता है कि भाई जो हमारा पुलिस सिस्टम आज है, राइट, या जो लेगेसी है, जो पुलिस की इमेज है, उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी है। हमारी जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल इंपैक्ट है। तो वो एजुकेशन कैसी थी और उसके पीछे की एजुकेशन कैसी थी, तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगा जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में या जिस फील्ड में भी आप हैं, सपोज आपको एजुकेशन पे काम करना है, सपोज आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करवाना है, राइट, इन सारी चीजों में डिसीजन आप बेटर ले पाएंगे जब आपको पता हो कि हाँ इसके पहले एजुकेशन में क्या हुआ था, कैसी चीजें आगे बढ़ी थी, हम लोग पहले इंडिया में क्या पढ़ते थे, फिर जब अंग्रेज आए तो क्या पढ़ने लग गए, और वो अंग्रेजों ने किस तरीके से सिस्टम सेटअप किया, राइट, है ना। तो ये सारी बातें जब आप सीखेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और यही रीजन है क्योंकि मॉडर्न इंडिया बहुत रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट, अभी पिछले 200 साल की कहानी है, तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर सबसे ज्यादा है, हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए यूपीएससी इस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देता है, थोड़ा ज्यादा सवाल पूछता है, राइट, प्रीलिम्स में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडिया, और इसीलिए यूपीएससी ने इसको इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। प्लस इसको आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। हिस्ट्री ओवरऑल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। चलिए, तो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ने मात्र एक लाइन लिखी है, पढ़ के सुना रहा हूं अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इतनी ही बात लिखी हुई है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब हो गया कि सर हम आपसे एंशिएंट भी पूछेंगे, मेडिवल भी पूछेंगे और कल्चर भी पूछेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें मॉडर्न भी लिख लो, ऐसा बाहर क्यों करना, बट मॉडर्न टेक्निकली यहां पे ज्यादा इंक्लूडेड, फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशल फोकस दे रहा है मॉडर्न इंडिया पे, या मॉडर्न इंडिया में आप समझिए कि फ्रीडम स्ट्रगल, हमको आजादी कैसे मिली, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। तो ये प्रीलिम्स का पार्ट, ये पूछेगा वो। अब लेकिन ये जो है, ये एक लाइन क्या बताती है, क्या पूछेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत बड़ी है, राइट, लोग ग्रेजुएशन करते हैं इस पे। सिमिलरली मॉडर्न इंडिया बहुत बड़ी है, राइट, एक पूरा ईयर पूरा जो है ग्रेजुएशन का डिवोटेड है इस पे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यूपीएससी क्या पूछेगा वो डिपेंड करेगा कि हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज में क्या आया था। तो पहले जरा देखें कि कितने सवाल आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर से। तो हिस्ट्री एंड कल्चर से देखो 20 सवाल तक आते हैं, ये 2020-21 में। लास्ट ईयर 16 सवाल थे इसमें, राइट। लेकिन मॉडर्न इंडिया, क्योंकि आज हमारा मुद्दा मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखिए तो मॉडर्न इंडिया में ये 12 सवाल तक पूछा जा चुका है। लास्ट 2-3 साल में 6, 7, 8 का एवरेज है, और 2022 में 4 सवाल। अब यूपीएससी इस तरह से थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, ऐसा नहीं कि वो हर साल आपसे 10 सवाल पूछेगा या 8 सवाल पूछेगा, बट फिर भी रफली आप मान सकते हैं पिछले 5 साल का एवरेज अगर आप लें तो कह सकते हैं कि 6 से 7 सवाल प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया से। 4 तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करिए, लेकिन 6 से 7 सवाल यानी कि 14 नंबर तक आप लोग मॉडर्न इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। हो सकता है ज्यादा आ जाए, 12 नंबर तक भी जा सकता, 12 सवाल तक यानी 24 नंबर तक जा सकता है। तो मॉडर्न इंडिया इस ईयर में तो 2018 में तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मैंने कहा ना कि रेलेवेंस बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट की, तो पॉसिबल है फिर से यूपीएससी शॉक दे और कहे कि हाँ भाई ज्यादा सवाल मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं, राइट। तो अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लस अगर आप समझिए
तो जैसे ये सवाल पूछा था इन्होंने क्रिप्स मिशन के ऊपर कि क्रिप्स मिशन में के प्रपोजल के हिसाब से समझिए ऐसा था कि नहीं था, राइट। इस तरह के सवाल पूछ रहा है वो। नाउ मिशन हो गया, एक्ट हो गया, इन सब में डीप जाके सवाल पूछ रहा है कि 1935 1919 लगभग हर साल सवाल आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से वो उसके एक्ट के अंदर जाके भी पूछ रहा है यूपीएससी कि क्या था। अगर हम इसका ओवरऑल एसेंस समझ लें तो ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं, लेकिन अगर हम रटने बैठे कि हाँ हम क्रिप्स मिशन में क्या क्या पॉइंटर्स थे रट डालेंगे, नहीं। तो देखो मैं जो आपको सिखाऊंगा बच्चों, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरी स्टोरी समझा दूं, एसेंस समझा दूं, तो मोस्टली योर हिस्ट्री विल बिकम प्रिडिक्टेबल। इस तरह का कोई भी सवाल आप पढ़ के बता सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये सारे सवाल मेरे पढ़ाए हुए हैं, लास्ट ईयर का 4 सवाल जो था चारों के चारों मेरे पढ़ाए हुए सवाल आए थे, राइट। तो जो है हम जो पढ़ेंगे एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है 100% प्रीलिम्स के सवाल मेरे पढ़ाए हुए हों, या फिर 80% के ऊपर जो है आप मान के चलिए कि मेरे पढ़ाए हुए सवाल ही आएंगे। तो क्रिप्स मिशन एक्ट वगैरह मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो फिलॉसफी बिल्ड करूंगा मॉडर्न इंडिया की आपके लिए, उससे क्या होगा कि आपको दिखने लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ये लीडर्स थे, ऐसा ऐसी बातें हुई थी। तो देखो क्रिप्स मिशन हो गया है, फिर आपसे पूछा है एक पर्सनालिटी के बारे में, राइट, कि किसने ये किताब लिखी हुई है, 2021 का सवाल है। वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो मैं आपको जब पढ़ा दूंगा कि क्यों हो रहा है, राइट, है ना। जब ये पता होगा तो ऐसा कुछ भी सवाल होगा तो आपके लिए खेल होगा। अभी पढ़ने में लग रहा है कि हाँ क्या हुआ था, राइट, यह क्या था वेलेस्ली, तो इसका बैकग्राउंड पूरा सिविल सर्विसेज एंड ऑल जब मैं पढ़ा दूंगा तो ये सब खेल सवाल है, राइट। कोई बहुत देखने में लगता है कि हाँ बहुत टफ सवाल है ना, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ लें मॉडर्न इंडिया तो ये बाएं हाथ का खेल है, ये कोई सवाल में दम नहीं है, राइट। तो ये मॉडर्न इंडिया बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कोई भी आराम से सीख सकता है, आप भी आराम से सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि हाँ मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारी एसेंस है फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो फिलॉसफी है सब्जेक्ट की, राइट, जो स्टोरी है, लॉजिक है, राइट, ये सारी बातें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। बट ऑफ कोर्स कोई भी टॉपिक है उसमें एक पार्ट फैक्ट्स का भी होगा, राइट, कि फॉर एग्जांपल ये किताब इन्होंने लिखी हुई है, ये किताब इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ के लीडर ये है। इस तरह के भी कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो कहीं कहीं जो है आप लोगों को याद करने पड़े, राइट। तो कुछ फैक्ट्स भी होगा, बट अच्छी बात यह है कि प्रीलिम्स पेपर में लिखा होता है, तो ऐसा नहीं है कि रटना है, खाली रिकॉग्नाइज करना है, पहचान लो, बस इतना बहुत है। क्योंकि मेंस तो यहीं से पूरा सॉल्व हो जाएगा, मेंस की टेंशन नहीं, राइट। मेंस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेंस की कोई टेंशन ही नहीं, मेंस फैक्ट्स जो है जरूरत नहीं पड़ती, राइट, खाली एसेंस से काम हो जाता है, इसी से पूरी चीजें हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो जो है प्रीलिम्स कंट्रोल में है, प्रीलिम्स जो है थोड़े बहुत फैक्ट्स भी आएंगे, वो खाली रिकॉग्नाइज करना है, रटना नहीं है, राइट। एसेंस पूरा आपकी फिंगर टिप पे होगा, तो आपको मेंस की दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं थोड़ा मेंस, जब कह दिया है मेंस, आइए मेंस में देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ मेंस का सिलेबस हिस्ट्री जो आता है जनरल स्टडीज में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 1 में हिस्ट्री भी है, पेपर 1 में ज्योग्राफी भी है, पेपर 1 में सोसाइटी का पार्ट भी है, राइट। ये 3 मेजर हिस्से। अब इसमें मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1750 से कहानी चालू करनी है, राइट। और यहां पे देखने वाली बात यह है कि कह रहा है कि ऐसे रैंडम मत सोचो, अब आपको ध्यान क्या रखना है, इवेंट्स कौन कौन से होंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज, यानी कि हम लोग फोकस करेंगे जब भी हम कहानी पढ़ेंगे इवेंट वाइज, उसमें कौन कौन है, पर्सनालिटीज, राइट। और पर्सनालिटीज का मतलब ये हो गया कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन किस चीज में, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल में, ये चीजें देखेंगे। अब हो सकता है कि कोई रिफॉर्मर है, किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, राइट, है ना। तो ये अगर हम फोकस अगर हम रखेंगे कि हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, तो हम सिलेबस मार्क कर ले जाएंगे, हम आराम से इसको एस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इवेंट, पर्सनालिटीज एंड देन इश्यूज। अब जब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तो इश्यूज समझेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे उसका। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ क्या क्या इवेंट हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। इस तरीके से अगर हम चीजों को देखें तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, राइट, है ना। हम इधर उधर बीट अराउंड द बुश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम कहानी जानते हैं बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानते, राइट। तो हाँ, तो मेरा जो कोशिश है कि हाँ हमें कहानी सुननी है, समझनी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, राइट, कि यूपीएससी कुछ पूछे तो हम हैंडल कर सके, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो बात कह रहा है ये फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल, देखो दोबारा लिखा है इसने, फ्रीडम स्ट्रगल में कह रहे हैं कि स्टेजेस समझिए आप, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो अभी जब मैं टाइमलाइन बनाऊंगा तो टाइमलाइन में आपको स्टेजेस समझाऊंगा मैं कि हाँ हम पार्ट 1 की एक बात करेंगे, जिसे कहेंगे सीजन 1 है, एक सीजन 2 होगा, राइट। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसकी। तो स्टेजेस अपने आप दिखने लगेंगे कि हाँ ये फेज था, फिर ये फेज था, फिर ये फेज था, फिर ये फेज था। तो धीरे धीरे हमारी कहानी फेजेस के थ्रू खत्म हो जाएगी, राइट, है ना। और फिर देखिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करी है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी है। तो फिलहाल सिलेबस में इन्होंने देखो बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया है, बट हमें पीवाईक्यूज बताते हैं कि हाँ जो है किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे 2022 में आप देखिए, तो 2022 में सवाल जो इन्होंने पूछा है आर्मी पे पूछा हुआ है, आर्मीज क्यों हार रही, राइट। 2022 में दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है फैमिन के ऊपर, फैमिन का सवाल पूछा था, एक आर्मी का सवाल पूछा हुआ था। तो मैंने मिलिट्री पॉलिसी भी पढ़ाई हुई थी और मैंने फैमिन पॉलिसी भी पढ़ाई हुई थी। तो लकली जो है ये दोनों सवाल मेरे पढ़ाए हुए थे। बट हाँ ऐसा नहीं कि हाँ किस्मत का कुछ नहीं होता, राइट, है ना, मेहनत ही होती है सब कुछ। तो फिलहाल पिछले 4 सालों में जो भी सवाल आए हुए मेरे पढ़ाए हुए आए। तो मेंस में मैं ये कह सकता हूं कि 100% सवाल या क्लोज टू, चलो 100% सवाल पढ़ाए हुए ही आएंगे। शायद ही आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिले। ये वाला सवाल जो है ना मॉडरेट वाला, ये तो क्लास में आंसर दिखवाया हुआ था मैंने, राइट। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और महात्मा गांधी प्रॉपर डिस्कशन था हमारा, राइट। तो ये सारी चीजें एलिमेंट में अलग अलग पढ़ाई हुई हैं, ऐसा भी नहीं कि हाँ कहीं छुपा हुआ पढ़ा दिया था, हिडन था, ऐसा कुछ हिडन नहीं था, राइट। जो है जो पढ़ाया था एग्जैक्टली उसी में से डिस्कशन टॉपिक उठाए गए, उससे सवाल बने। फिर ऐसा ही होगा मेंस में भी जो आएगा वो अपना पढ़ा हुआ ही आएगा। लकीली तुम लोग 2024 बैच में हो तो तुम्हें 2023 में भी देखने को मिलेगा। 2023 के प्रीलिम्स के सवाल आएंगे तो देखेंगे यार कितना कितना अभी तब तक, जहां तक आपका मेंस खत्म हो जाएगी, ये मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा 2023 के प्रीलिम्स में हिस्ट्री के सवाल लगाने की। फिर मेंस आएगा, राइट, है ना, बड़ा वादा है ना ये, राइट। तो 2023 का भी मेंस आएगा, फिर देखिएगा कि क्या हमारा पढ़ा हुआ सवाल था, ये क्या क्लास में ये पढ़ाया गया था, राइट, है ना। तो वो समझेंगे वहां पे। फिलहाल तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो चीजें हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इनफैक्ट 2020 का लॉर्ड कर्जन ये भी पढ़ाया हुआ सवाल था, राइट। लॉर्ड कर्जन डिटेल में पढ़ा रखा था, इनफैक्ट उनका किचनर का झगड़ा था वो भी पढ़ा रखा था, राइट। तो फिलहाल तो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ था, बिकॉज रीजन ये मैं ये फ्लॉन्ट लग रहा होगा आप शायद फ्लॉन्ट कर रहे हैं, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं भरोसा रखो कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी चीजें, तुम्हारे ही सामने रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं होगा कि ऐसी जगह से कोई सवाल उठ रहा है जो कभी सुना ही ना हो, है ना। सब कुछ तुम्हारा क्लास के डिस्कशन से, नोट्स में सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे कि हाँ ये इस टाइम स्टैम्प पे यहाँ पढ़ाया था, देखो, राइट, स्क्रीनशॉट में वो जगह आंसर लिखा हुआ है। चलिए खैर, तो फिलहाल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन 2019 में 50 नंबर तक था, राइट। तो 50, 25, 40, 20, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन मेंस के पेपर में 250 नंबर का पेपर होता है। 250 नंबर में अगर ये 40-50 नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दिस इज ह्यूज, राइट, दिस इज ह्यूज, मैटर्स अ लॉट। तो मेंस में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, शुड नॉट बी स्किप्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि चलो कोई कहे कि सर 20 नंबर है, स्किप मार देते हैं। देखो स्किप मारने का तो ऑप्शन ही नहीं, राइट, है ना। जो है मॉडर्न इंडिया इज अ कोर टॉपिक, यू कैन नॉट स्किप। रीजन, क्योंकि मॉडर्न इंडिया, ये ऐसा मानो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, दिस इज कोर। इन चारों में से तुम्हारे पास स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं। जितने चारों तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे, तुम्हें करंट अफेयर भी उतना ज्यादा समझ में आएगा, राइट, है ना। जितना तुम्हारा इन पे कमांड होगा, तुम्हारी जो बाउंड्रीज है सब्जेक्ट की वो ब्रेक होने लगेगी। सब्जेक्ट बाउंड्री, जैसे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंशिएंट मिडिवल से, राइट, क्या हिस्ट्री में हम लोग इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे? क्या हिस्ट्री में हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे पोर्ट है, राइट, ये सारी बातें नहीं कर रहे? तो हाँ जो है उसमें हिस्ट्री में इनफैक्ट जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमने बात करी थी कि भाई आपका जो पासेस हैं, खैबर और बोलन पास, या फिर इधर अगर जो है लेट्स से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है
वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जोग्राफिकल लोकेशंस का भी अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा है हिस्ट्री पे, तो हमने वो सारी चीजें इंक्लूड करी हैं। हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करी हैं एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न में, सॉरी एंशिएंट और मिडिवल में, राइट है ना। तो पॉलिटी का, तो बेसिकली हिस्ट्री काइंड ऑफ ग्लू है बाकी सब्जेक्ट का, राइट। बाकी सब्जेक्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हाँ ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट अशोका में देखा जा चुका है, अशोका ऑलरेडी पीएसयूज बना चुके हैं। तो इकोनॉमी हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, ये चालू ही कहां से हुई थी, तो वो सारी बातें। तो बेसिकली ये जो आपके सब्जेक्ट की बाउंड्रीज हैं वो ब्रेक करने में हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी वजह से ठीक से समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए, तो खैर एक तो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन भी हाई है, देखो 2017 में 65 नंबर था, मार्क्स का कंट्रीब्यूशन भी हाई है, और जो है रेलेवेंस भी अगर हम सब्जेक्ट की देखें तो काफी ज्यादा है। अच्छी बात यह है ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, राइट, काफी आसान सब्जेक्ट। चलिए, ये बाय द वे ये पीपीटी आपके पास रहेगी, आप इसे देखना चाहें बाद में देख सकते हैं। हालांकि ये मेंस के सवाल क्लास के डिस्कशन के साथ साथ आते रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, राइट है ना। चलिए, ओके, अब आपके थोड़े सवाल जो आपके मन में है वो सवाल जरा टेकअप कर। तो नाउ, तो पहला सवाल सर, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। नाउ एनसीईआरटीज देखो, अगर आपके पास समय है तो हाँ पढ़ लो। क्यों? क्योंकि बुक्स बहुत अच्छी लिखी गई, राइट, बहुत ही बढ़िया लिखी गई है किताब। आप उसे पढ़ेंगे तो कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एक डब्बे में लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेना में एक सोल्जर है, राइट, वो रिटायर हो रहा है, बूढ़ा हो गया है बहुत, और जो है वो अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा है, वो सिपाही जो है, और उसी का बेटा क्रांतिकारी है, तो उसका बेटा मारा गया, राइट है ना। अब वो जब बेटा मारा गया तो इसका व्यू क्या है, इस सोल्जर का व्यू क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो कैसे सोच रहा है कि उसका बेटा सही था कि गलत था, क्योंकि बेटा क्रांति की साइड पे है और फादर जो है वो अंग्रेजों की साइड पे है, तो ये दोनों अपोजिट साइड है, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो चिट्ठी लिखवाई गई है उसकी। अब ये जो इतना माइक्रो जाके डिस्कशन है, ये एनसीईआरटी में ही हो सकता है, बच्चों को समझाने के लिए हो सकता है, जो कि अच्छा डिस्कशन है, आई ओपनर है, बहुत बढ़िया। पार्टीशन में गर्म हवा एक मूवी का डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटीज में, राइट है ना। तो अब देखो हमारे पास जो समय है, मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं ये एनसीईआरटी कोर्स नहीं करा रहा हूं, ध्यान रखो। बेसिक से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक, किसी ने कुछ ना पढ़ा हो तो भी इस कोर्स से आप आराम से पूरी हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न इंडिया समझ सकते हैं, राइट। बट एनसीईआरटी अच्छी लिखी गई है, पढ़ लेंगे तो फायदेमंद होगी। बट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मैंडेटरी नहीं है, राइट है ना, नॉट मैंडेटरी, क्योंकि मैं काफी सारी बातें जो एनसीईआरटीज में हैं वो कवर भी करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% एनसीईआरटीज कवर करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अगर उन किताबों में हम चले गए तो फिर ये 200 घंटे का कोर्स बन जाएगा, बात बनेगी नहीं ठीक से, राइट। तो हमें कम में मैक्सिमम समेटना है और सारी बातें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करनी है। तो मुझे एनालिसिस भी सिखाना है, जो कि एनसीईआरटीज कवर नहीं करती हैं। तो यस, तो एनसीईआरटी में फैक्ट आपको थोड़े कुछ ज्यादा मिल जाते हैं, तो मैंडेटरी नहीं है, मैं कवर करूंगा, मैक्सिमम बातें कवर करूंगा मैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डब्बे ऐसे, बहुत सारी कहानियां ऐसी होंगी जो शायद मुझसे छूटेंगी। बट दैट्स ओके, चांसेस जो छूटेगा मुझसे वो यूपीएससी में आए बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए अच्छा है, आप पढ़ लेंगे तो आपका बेस थोड़ा और अच्छा बन जाएगा, एनसीईआरटी का फाउंडेशन आपको और अच्छा क्रिएट हो जाएगा। पर मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ मेरा कोर्स पढ़ेंगे वो भी सफिशिएंट है, राइट। तो ये बात हो गई एनसीईआरटी की। कहने का मतलब पढ़ लो तो बहुत अच्छा, और ना पढ़ो वो भी अच्छा, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, टाइम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े मत आना, वो वाली बात नहीं है, राइट। मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, राइट। तो आई टेक अप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। बट अगर किसी को लगे कि सर ये बेसिक जो है ये बेसिक नहीं है, क्योंकि देखो आप बहुत सारे बच्चे हो सकता है किसी बच्चे को लगे नहीं सर बिल्कुल हिस्ट्री हमने सुना ही नहीं कि हमारे अंग्रेज आए थे, है ना। हो सकता है ऐसा भी कोई बच्चा हो कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से और उसने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था, है ना, कि हाँ हम गुलाम भी थे, हो सकता है भाई ऐसा कोई डाउट। तो अगर आपको लगे कि नहीं सर ये बेसिक नहीं है, और बेसिक बताइए और नीचे, तो देखो उसके और नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सबको लेके चलना है ना। तो देन इन दैट केस मैं कहूंगा कि फिर एनसीईआरटीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि सब थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि समझ ही ना आए क्योंकि हिस्ट्री है, लेकिन हाँ लगे थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी जो है दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नाउ क्लास में आपको क्या नोट्स बनाने, है ना। तो मैं बहुत सारी टाइमलाइंस बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि हाँ एक बना देते हैं यहाँ से, लेट से 1707 से लेट से 1857, ऐसे करके मैं बनाऊंगा टाइमलाइन, और उसमें कुछ कुछ चीजें लिखूंगा,
ये जो मैं लिखूंगा ये आपको भी लिखना है, यही आपके मेन नोट्स हैं। तो बेसिकली मैं ऐसा कुछ नोट डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, राइट, ये सब कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, तो हम नोट डिक्टेट नहीं कर रहे, काइंड ऑफ जो लिखा हुआ है यही मैं डिक्टेट करूं, ये मैं नहीं करूंगा। मैं टाइमलाइंस बनवाऊंगा, मैं माइंड मैप्स बनवाऊंगा, ताकि आप आगे जाके रिवाइज कर सकें, राइट। तो टाइमलाइंस और माइंड मैप्स, दिस इज समथिंग जो हम क्लास में किया करेंगे। बट अगर मैं नहीं भी कुछ करवा रहा हूं, इन दैट केस एटलीस्ट स्क्रिबल, तो मेरी क्लास में आपको पेपर्स या कॉपी रख लो, एक बच्चे बहुत प्यारा प्यारा, आप लोग आप ही में से हैं जो बहुत अच्छे अच्छे माइंड मैप्स बनाते हैं, राइट, है ना, पूरी टाइमलाइन बना दी, पूरे नोट्स बना दिए उन्होंने जो है पुराने बैचेस में। तो नाउ नाउ तो स्क्रिबल, कम से कम स्क्रिबल करते रहो, ये कोई मूवी नहीं चल रही है ना। कई लोग समझेंगे अच्छा बाजी रहो कहानी सुना रहे मजा ही आ जाएगा, है ना, नहीं, मूवी नहीं चल रही है, तो ये नहीं पॉपकॉर्न आपको लेके बैठे हो, हाँ सर बताइए बताइए, नहीं दोस्त, है ना, तुम कल को आईएएस बनने वाले हो, एंड यू शुड एंश्योर कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे का मैक्सिमम आउटपुट आपकी कॉपी पे हो, इनफैक्ट दिमाग में हो, कॉपी पे भी हो जितना हो सके, ज्यादा आउटपुट दिमाग में हो, समझ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर वो छूट गया रिपीट करिए, अब इतने सारे बच्चे हैं तो रिपीट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहेंगी, आप कभी भी पीछे जाके देख सकते हैं। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया तो मे भी मैं आपको दोबारा पढ़ा दूं, या मैं आपसे कहूँ एक बार दोबारा देख लेना फिर वापस आके पूछ लेना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना सबको लेके चलना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड ऑफ द क्लास बहुत ज़्यादा ना हो, मीडियम स्पीड में रखूंगा, ताकि हम सारे लोग, आप सारे लोग इसको जो है समझ सकें और हम सारे लोग साथ में चल सकें। बट येस, आपसे एक्टिव लर्निंग की मेरी गुजारिश है, एक्टिव लर्निंग, कोई पॉपकॉर्न वाली लर्निंग नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रही, भले जितना भी मजा आ जाए मूवी नहीं चल रही है, राइट, पढ़ाई के लिए हो रहा है ना। तो पढ़ाई का डिस्कशन है, तो विद नोट्स कॉपी जो है आपको बैठना है, या तो एक्टिव लर्निंग करनी है, बात समझ आ रही है। अब ये नहीं बीच में फोन अटेंड कर रहे हैं फिर घूम के आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सर वहां क्या कहा था, ये सब क्लास में मत करिएगा, है ना। अब भाई एक भावी आईएएस ऑफिसर हो, कम से कम जो है तुम आईआईटी जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो, है ना, आईआईटी मतलब 11वीं 12वीं कोचिंग नहीं है ना, अब तुम जो है ग्रेजुएट हो, मैच्योर बच्चे हो, तो मैच्योर बच्चों की तरह जो है आपको भी पूरी फाइट करनी है, साथ में पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, पार्ट टाइम नहीं, खेल खेल में नहीं हो रहा है सब, है ना। कंपटीशन जो है ना, अब कट थ्रोट, अब कंपटीशन गलत के वर्ड हो गया है, अब ये जो है कंपटीशन ना कह के वॉर कहना चाहिए, वॉर, कि भाई 10 लाख लोग फॉर्म भरने हैं, 1,000 लोग सेलेक्ट होंगे, तो अभी कंपटीशन नहीं है, वॉर है भाई, कि 1 ही 1000 सेलेक्ट होंगे, बाकी लोग नहीं सेलेक्ट होंगे, तो इसका मतलब कि ये हल्के में नहीं होगा, मेहनत लगेगी। तो हसल का कोई जो है मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई आप जो है शॉर्टकट नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नहीं कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे कोई दे देगा नोट पढ़ लेंगे, ये सब नहीं होने वाले, ये सब ख्याली पुलाव आज बंद कर देना, राइट। तुम्हें लगे नहीं ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नोट्स, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली बैठ के क्लास देख रहा हूँ, तो यार बात बन नहीं रही दोस्त, है ना। तो फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, फिर मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाँ आप क्या चाह रहे हैं जीवन में, है ना। कम बैक एज अ वेरी सीरियस प्लेयर, कम बैक एज अ प्लेयर भी नहीं कहना चाहिए, वॉरियर कहना चाहिए, फाइटर कहना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध है भाई, है ना, ये युद्ध ही है, ये इसे हल्के में मत लो, है टेक्निकली जो है, टेक्निकली लिटरली हर तरह से युद्ध है ये। तो जो लड़ सका वही तो फिर महान है ना। तो लड़ना है, तो लड़ने के लिए आए हो तो पॉपकॉर्न लेके मत आओ, तलवार लेकर आओ। फिर तलवार मतलब जो है कितना, ये पेन वाली तलवार लेकर आओ, ठीक है, ये नहीं सही में बनवा दिया। ओके, तो जो है द पॉइंट इज कि जो है क्लास में एक्टिव लर्निंग करनी है और लिखना है, जो मैं लिखवाऊं और जो मैं ना लिखवाऊं वो सब रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि क्लास में जो आपको ये जो मैं हूं, ये कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कहीं है ही नहीं। ये जो मैं पीपीटी पढ़ाऊंगा, ये पीपीटी भी आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा, राइट। प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेली नोट्स का कॉन्सेप्ट है पीडब्ल्यू टीम का। तो एज अ टीम हम क्या करते हैं जो है, पीडब्ल्यू टीम से बहुत मेहनत करती है, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपके साथ जो है एक एक्सपर्ट भी है जो इस क्लास को देख रहे हैं, राइट। और वो क्या कर रहे हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं, अब अभी तो मैं बहुत सारी बातें ऐसे कह रहा हूं जो एकेडमिकली आगे रिवाइज नहीं करना है, बहुत सारी बातें आप बिगिनर हैं इसलिए कह रहा हूं, बट जब हम फ्री फ्लो पढ़ रहे होंगे तब वो मेरी बातों को लिख रहे होंगे, चाहे वो पीपीटी पे हो चाहे वो पीपीटी पे ना हो, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो बना रहे होंगे। तो पूरी क्लास का डेली नोट जो है वो एक्सपर्ट जो है वो मेंस में दे चुके हैं, हो सकता है वो इंटरव्यू भी दे चुके हो, है ना, तो वो काफी एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी में, हिस्ट्री कई बार पढ़ चुके हैं, राइट। एंड वो आपके साथ बैठे हुए हैं और मेरी क्लास का नोट्स बना रहे हैं, ताकि
जो है, जो बच्चे उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे या सिर्फ स्क्रिबल ही कर रहे थे, वो इवेंचुअली उस डेली नोट्स को फॉलो कर सकें। तो वो जो है आपको D+1 पे, यानी जैसे मैंने आज पढ़ाया तो कल शाम को वो अपलोड हो जाएगा, राइट। तो आप कहेंगे सर अभी क्यों नहीं अपलोड हो जाएगा? अरे अभी कैसे, भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लिखेंगे, राइट, लिखेंगे, फिर रिव्यू होगा, उसमें कुछ चीजें ऐड करी जाएगी, है ना, क्वालिटी रिव्यू, टाइम लगेगा। तो ऐसा भी रात भर बैठ के कुछ थोड़े करेगा, है ना। तो जो है, तो जब कल रिव्यू वगैरह हो जाएगा तो शाम को आपकी ऐप पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो नोट्स है, दिस कैन बी लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन। फिर से कह रहा हूं मैं, डेली नोट्स जो है, डेली नोट्स, daily notes will serve as one stop solution, राइट, है ना। ये मेरी ही पीपीटी, मेरी ही स्लाइड से जो है बने हुए नोट्स होंगे, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी से बने हुए नोट्स होंगे, राइट। एंड इसके अलावा आपको कुछ और जीवन में रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो डेली नोट्स या फिर योर नोट्स, यही सफिशिएंट है, राइट, है ना। अगर आप खुद बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कुछ छोटा मोटा रह जाए तो डेली नोट्स अगले दिन खोल के देख लो कि क्या रह गया था, जोड़ लो अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, तो खुद के नोट्स बना लो तो बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर क्या नोट्स बिना बनाए नहीं होता? बहुत सारे टॉपर्स नोट्स नहीं बनाते, पर बहुत सारे टॉपर्स नोट्स बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत है या आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कॉल लेना है, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि नोट्स बनाए जाए, बट जो है कुछ लोगों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि लिखने से ज्यादा अच्छा याद हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बनाना ही पड़ेगा, आप खुद डिसाइड करिए, है ना। अभी इस तैयारी में जो है, मैंने कहा ना, हर किसी का पर्सनल परस्यूट है। ऐसी रेडीमेड स्ट्रैटेजी अगर होती तो हर किसी में बट गई होती कि हाँ यही स्ट्रैटेजी है, हर कोई कर ले। नहीं, हर कोई जो है लिख के बहुत अच्छा पढ़ता याद करता है, कोई पढ़ के बहुत अच्छा याद कर लेता है। तो जो पीडब्ल्यू टीम डेली नोट्स प्रोवाइड कर रही है, पीडब्ल्यू एक्सपर्ट, राइट, हो सकता है आप इसी से काम चला ले, आप इसी से पढ़ ले और बात बन जाए, राइट, है ना। ये भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं सर हम खुद बनाएंगे, हम खुद लिखेंगे ताकि हमें अच्छा ग्रास्प हो जाए। बिल्कुल आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। तो जो है आप, आपके लिए फिर ये बढ़िया है। तो ये कॉल आपको लेना है, ये मैं आपकी जगह डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया है, राइट, है ना। चलिए, तो ये हमने बात करी डेली नोट्स की, जो कि हर बार अगले दिन शाम तक आएगा। दूसरा, डाउट डिस्कशन। नाउ डाउट्स, आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो डाउट की अगर हम बात करें तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो डाउट्स तो देखो, एक तो डाउट इंजन है जिसमें आप सवाल पूछ सकते हो, है ना, वो ऑन रहेगा, आप उसमें जो पूछना चाहें पूछे। तो उसमें जो पीडब्ल्यू एक्सपर्ट है वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, और मैं भी देखता हूँ, मैं क्लास में टेकअप कर लूंगा कुछ अगर ऐसा होगा तो। दूसरा, हर क्लास के बाद मैं रुक जाता हूँ। जैसे होता है ना ऑफलाइन में, क्या होता है कि मैं रुक जाता हूँ तो बच्चे बाद में आते हैं कि सर जो है ऐसा बताइए, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है। तो बहुत सारा ऐसा डिबेट, ऐसा बहुत सारा डिस्कशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी ऑफ कोर्स, है ना। ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं, राइट, है ना। बहुत बहुत सारे आपके, बहुत सारे वैसे भी मिथ होते हैं जो आप पूछते हो, बट जो है थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी में ना जाके सिंपल जो यूपीएससी रिलेटेड डिस्कशन है वो हम करेंगे। तो हर क्लास के बाद 15-20 मिनट, जितनी देर आपको बात करनी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप वहां पे कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर फिर भी ऐसा कभी लगा बीच में, क्योंकि लंबी जर्नी है ये, समझिए कुछ नहीं तो 35-40 क्लास की जर्नी होगी ओवरऑल, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है और बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ, तो अब ये जो 35-40 क्लास की जो हमारी जर्नी है, इसमें अगर कभी लगा कि नहीं एक एक्स्ट्रा क्लास है कि डाउट ही डिस्कशन कर लेते हैं, हो सकता है आपका डाउट कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, आप तो कह रहे थे नहीं एक डाउट ले लीजिए, तो एक क्लास सिर्फ और सिर्फ डाउट की ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी एडहॉक तरीके से वो कर लिया करें, राइट। तो है ना, तो डाउट डिस्कशन वगैरह आपका साथ में चलता रहेगा। पीवाईक्यूज में ड्यूरिंग द चैप्टर, जहां भी चैप्टर कंक्लूड कर रहा हूँ या कई बार जहां टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूँ, वहां पे पीवाईक्यूज में डिस्कस करता चलूंगा। वहीं जहां पे मेंस के सवाल होंगे वहीं पे बहुत सारे मेंस का डिस्कशन भी होगा, मेंस में क्या पूछा, क्या लिखना चाहिए, वो सारा डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। या तो हम डाउट डिस्कशन की हमने बात कर ली। डेली हर क्लास के जो है बाद एक डेली प्रैक्टिस पेपर यानी कि एमसीक्यू पेपर भी होगा, प्लस आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, मेंस का क्वेश्चन विद मॉडल आंसर। तो आपकी मेंस की तैयारी बढ़िया होने लगेगी, राइट। तो मेंस और प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो डेली लेवल पे है, डेली जो है इसकी प्रैक्टिस होगी, डेली आपको कुछ ना कुछ इसमें दिया जा रहा है, राइट। तो डेली प्रैक्टिस प्रीलिम्स का, डेली प्रैक्टिस मेंस का, ये हर क्लास के बाद हो रहा है। फिर संडे को 25-25 सवालों का, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के 25 सवाल, 25 सवाल, जैसे इकोनॉमी चल रही तो इकोनॉमी का,
राइट। इस तरह से 50 सवाल का एक टेस्ट हुआ करेगा, जो उस हफ्ते क्या क्या पढ़ाया गया है उस हफ्ते के पूरे सिलेबस के ऊपर एक टेस्ट हुआ करेगा। राइट, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं ऑलरेडी। या तो वीकली टेस्ट ऑन संडे जो है ये हमारा स्टार्ट होगा। ये इस हफ्ते नहीं होगा, अगले हफ्ते से होगा, बिकॉज अभी इस हफ्ते आज हमने क्या ही पढ़ा है अभी, है ना, तो भूमिका अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले हफ्ते थोड़ा सा टेस्ट हम नहीं ले रहे। पहले हफ्ते जो है सेकेंड वीक से टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो सेकेंड वीक से आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा। अब आखिरी मुद्दे पे आते हैं, रेफरेंस बुक। जैसा कि मैंने कहा कि डेली नोट्स आपका बेस्ट है, राइट। डेली नोट्स के अलावा आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कहीं आप कहिए सर कि नहीं सर हमको एक बुक मार्केट से खरीदनी ही है ना, जो है कि हमें एक कंटेंट, हमें एक बुक चाहिए, तो आप कोई भी बुक खरीद लो, जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करना चाहें आप, मेरी तरफ से आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेक्ट्रम बुक है, राइट, है ना। स्पेक्ट्रम वैसे मैं कम रेफर करता हूँ, रीजन क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ा सा नए मॉडल को एड्रेस नहीं कर रहा है, बट फिर भी बुक अच्छी है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वही पढ़िए, है ना। जो भी मान लो स्पेक्ट्रम में मान लो 10% कुछ नहीं है तो वो मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो खाली स्पेशली वो 10% के लिए कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई बुक लेना चाहें तो आप जो बुक आप जो है चाहें आप ले सकते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो मेरा जो कंटेंट होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, उसके अलावा आप जो है थोड़ा बहुत जो आपकी किताब में कमी होगी वो जो है एनीवे मैं कवर करूंगा। प्लस पीडब्ल्यू आपको एक बुक प्रोवाइड करेगा, पीडीएफ बुक, विच इज संपूर्ण सीरीज। अब आप मुझसे फॉलो अप मत करिएगा सर ये कब आएगा, है ना, आई डोंट नो, बट ये जल्दी आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। जो है मैं अभी इस पर डेट आपको कमिट नहीं कर सकता, बट इसको लेके परेशान नहीं होना है। मैंने कहा ना कि दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, डेली नोट्स इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये जो पीडीएफ आएगा ये बहुत जल्द आ जाएगा, बट इसको लेके मैंने बता दिया है ना, अभी बता दिया तो ये नहीं सर जो है क्यों बता दिया, है ना, बता दिया है कि हाँ ध्यान में रखो कि आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप संपूर्ण का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, विच इज कंप्लीट मॉडर्न इंडिया बुक। आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, रेफर कर सकते हो आप, बट इसको लेके परेशान नहीं होना है। 100% यहीं से चीजें सॉल्व हो सकती, 100% मेरी क्लास से चीजें सॉल्व हो सकती, राइट, है ना। तो जो है उसको मैंने कहा ना कि जो मैंने पढ़ा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये जो सवाल आए हुए थे ये मेरे नोट से आए थे, नहीं, मेरी क्लास से आए हुए थे, मेरे पढ़ाए हुए से आए हुए थे, जो डिस्कशन हम करते हैं उससे सवाल आए हुए थे। मिलिट्री मेरे नोट्स में नहीं है, मेरी क्लास का डिस्कशन है वो, बात समझ रहे हैं आप। तो जो है ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ बुक में लिखा हुआ, बुक में बहुत चीजें लिखी होती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास से उसके डिस्कशन से 100% सवाल जो है मेरे पढ़ाए हुए मेंस के आए थे, 80% प्लस प्रीलिम्स में आए थे, राइट। 80% प्रीलिम्स में, हिस्ट्री में ओवरऑल, मॉडर्न इंडिया के 100% सवाल प्रीलिम्स के भी मेरे पढ़ाए हुए हैं और क्लास के डिस्कशन से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, क्लास का डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, डेली नोट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरा जो कंटेंट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, आप उस पर फोकस करिएगा। पर फिर भी एक कोई स्टैंडर्ड बुक आप अगर रेफर करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से फ्री है, मना ही कुछ नहीं है, राइट, है ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी, आप में से काफी लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी कोई बुक होगी, है ना, गो अहेड विद इट, है ना, आप उसे पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और अगर आप चाहें तो उसे अपडेट करते रह सकते हैं जहां भी आपको कमी लगे। चलिए, तो हमने ये पूरा डिस्कशन कर लिया है, राइट, है ना, और सारी बुक्स ठीक है, ऐसा कुछ जो है किसी बुक में 2% ऊपर है, किसी बुक में 2% नीचे, इतना ही है। तो सारी बुक्स में अच्छा लिखा गया है जो है, इसीलिए परेशान नहीं होना कि सर हमने ये ले ली है वो लेना है, सब बराबर है, ठीक है। यहाँ सारी ही जो तुम्हारे पास नहीं है सब लगी हुई है, यहाँ सारी पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है, तुम्हें पता है कि किसमें क्या है, तो ऐसे डू नॉट वरी अबाउट एनी बुक कि सर मैंने ये ले ली है या वो ले ली है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। जो भी आपने ले ली है उसमें 2% 3% का ऊपर नीचे कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं कह भी नहीं रहा कि आपको लेनी है, तो जिन्होंने नहीं ली है नहीं लो, चलेगा। चलिए ओके, तो यह है हमने ये सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। एक अनाउंसमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट क्लासेस 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 अप्रैल तक टीम ने मुझे बताया कि मैं आपको बता दूं, सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक ये क्लास रहेगी। जो भी बच्चे जो है इसमें ज्वाइन है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, है ना। एंड अपडेटेड प्लानर जितने भी सब्जेक्ट के हैं वो आपके नोटिस सेक्शन में आता रहेगा, नोटिस सेक्शन को बीच बीच में खोल खोल के देखते रहना, राइट, है ना। नोटिस सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अपडेट करना है भाई, खुदा ना खास्ता किसी दिन क्लास नहीं हो रही है, राइट, है ना। वैसे जो है मैं रेयर ही कोई क्लास कैंसिल करूंगा, लेकिन मान लो कभी जो है ऐसा इमरजेंसी आ गई, टीम ने कहा आ जाइए। अब तक वैसे बाय द वे मैंने एक भी क्लास कैंसिल नहीं करी है पर्सनल इश्यूज से, आज तक मैंने जो भी क्लासेस रीशेड्यूल करी हैं दैट इज ओनली फॉर दी टीम नीड्स समवेयर समथिंग। तो मैं पर्सनल इश्यूज, अब गला भी खराब था बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं क्लास ले लेते हैं, तो जो है पर्सनल इश्यूज से जो है आई विल अवॉइड रीशेड्यूलिंग क्लास,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा और आपका दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि हम दोनों की लड़ाई है, राइट। ये आपकी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई। क्यों? क्योंकि मैं अकेला जीत नहीं सकता हूँ, मैं आपके थ्रू ही जीत सकता हूँ। आप सेलेक्ट होगे तो मैं सेलेक्ट होऊंगा, राइट, है ना। तो हम दोनों की लड़ाई है, और इसीलिए हम दोनों ही मेहनत करेंगे, इसमें पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, राइट, है ना। तो बट वही है कि हाँ, कमिटमेंट चाहिए मुझे, कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। पहली बात तो शपथ खा लो, क्लास मिस नहीं करोगे, डेली क्लास में आओगे और अपनी अटेंडेंस लगाओगे। चलिए, ओके, तो हमने ये सारी बातें कर ली हैं। अब जरा हिस्ट्री पे आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की जो मैंने एनालॉजी यूज करी है वो क्या है, आइए बात करते हैं। थोड़ा मॉडर्न इंडिया पे आते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो मैं चैट ऑन कर रहा हूं, तो आपकी चैट अब ऑन है। और एक छोटा सा पोल, क्या हम सारे लोग साथ में हैं? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब कुछ पढ़ा जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, है ना। मेरे ऊपर छोड़ दो, वो चीजें हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके, चलिए वापस शुरू करते हैं, थोड़ा एंड में फिर बात करेंगे वापस। आइए डिस्कशन चालू करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं जो है मैक्रो व्यू। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की एनालॉजी क्या है ये समझते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स एनालॉजी मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स यूज किया। तो आज से लगभग 5-6 साल पहले जो है ये एनालॉजी यूज करके मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, और वो काफी वायरल हो गए थे वीडियोस, राइट, जो है मॉडर्न इंडिया। तो ये समझते हैं, क्रैश कोर्सेज थे बेसिकली। तो नाउ, तो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में देयर आर वेरियस हाउसेस। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सीरीज देखनी है भाई, ये नहीं कि अब ये नया काम चालू कर लो, राइट, है ना। बहुत सारे हाउसेस हैं, और हाउसेस एक दूसरे हाउस को हराने की कोशिश करते हैं, राइट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है लेट्स से कोई एक हाउस है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, राइट। दूसरा हाउस है लेट्स से मैसूर। अब ये दोनों कोशिश करेंगे कि हाँ, हैदराबाद कोशिश करेगा कि मैसूर में भारी पड़े, और मैसूर कोशिश करेगा कि हैदराबाद में भारी पड़े। तो कहने का मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, हर कोई चाहता है कि उसका वर्चस्व क्रिएट हो। अब ऐसा ही आप ऐसा भी समझ सकते हैं, तो उल्टा भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में क्या होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप ए, राइट, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करके ग्रुप बनाए जाते हैं। फीफा वगैरह में भी लगभग ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ग्रुप डी, है ना। आप सुनो, ध्यान ध्यान से सुनो, ठीक है। ग्रुप ए बी सी डी। अब ग्रुप ए बी सी डी में भी कुछ कंट्रीज होंगी, मे बी इंग्लैंड है तो लेट से जो है न्यूजीलैंड है, तो लेट से जो है अफगानिस्तान है, इधर मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, राइट। इधर मान लो जो है एक और कंट्री ले लो, लेट से हॉलैंड ले लो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कुछ कंट्रीज ले लो, श्रीलंका ले लो, वेस्ट इंडीज ले लो, राइट। यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज ले लो। इस तरह से ग्रुपिंग्स होती। अब ये भी तुम हाउस की तरह मान सकते हो कि हाँ, मे बी इनको इनसे लड़ना हो सकता है, इनको इससे लड़ना होगा। अब इस ग्रुपिंग में क्या होता है कि पहले ग्रुप ए में ये जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, तो इंग्लैंड और इसका मैच होगा, इसका और इसका मैच होगा, और इसमें से विजयी होकर निकलेगी इंग्लैंड, राइट। सिमिलरली ग्रुप बी में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, हॉलैंड से मैच होगा, यहां से विजयी होकर निकलेगा ऑफकोर्स इंडिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप में मैचेस होंगे, और इसमें से विजयी होकर निकलेगा कौन, लेट्स से श्रीलंका, या चलो वेस्ट इंडीज ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज। सिमिलरली यहां से भी कोई निकल आएगा, फिर इनमें मैचेस होंगे, राइट। तो हम मॉडर्न इंडिया भी इसी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इसी एनालॉजी को यूज करके हम मॉडर्न इंडिया को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स मान लो, चाहे वर्ल्ड कप मान लो। आइए समझते हैं कैसे। मॉडर्न इंडिया हम कहानी शुरू करेंगे 2 पार्ट में, कहानी पढ़ेंगे हम 2 पार्ट। कहानी चालू होती है 1707 से, राइट, और कहानी एंड होती है हमारी आजादी के साथ 1947। 1707 इज द पॉइंट जहां पर औरंगजेब की डेथ हो रही है, औरंगजेब की डेथ हो रही है। ये पॉइंट जहां पे हम कहेंगे कि मेडिवल खत्म हो गया, मॉडर्न इंडिया चालू हो गया, राइट। तो मॉडर्न इंडिया हम मार्क कर रहे हैं 1707 से, 1707 से कहानी चालू कर रहे हैं, जाएगी हमारे फ्रीडम तक, फ्रीडम विद पार्टीशन, फ्रीडम, आजादी। नाउ अब इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट ले लेते हैं जो डिवाइडिंग लाइन है, वो ले लेते हैं
क्रांति पे, 1857, 1857 की क्रांति। इसके पहले हम कहेंगे कि इसके पहले सीजन 1 है या पार्ट 1 है, जैसे भी कहना चाहो, और इसके बाद अगर हम कहें तो इसके बाद सीजन 2 है। आसान है यहां तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्ट में बांटा है हमने। हमने कहा कि 1857 तक एक पार्ट है और 1857 से 1947 तक दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट में मेडिवल में अगर हमने देखा था, यहां पे अगर हम समझें, वापस इसकी डिटेल में भी जाएंगे थोड़ी देर में, बट यहां तक अगर हम देखें तो मुगल का राज्य हुआ करता था, मुगल्स। इसे थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, यहां तक मुगल्स का राज्य है, मुगल्स की हेजीमनी है इस एरिया में, राइट, है ना। अब यहां इस एरिया में इनिशियल पार्ट में हो क्या रहा है कि मुगल्स कमजोर पड़ने लगेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स होने लगेगा, और मुगल्स टूट टूट के छोटे छोटे राज्य बनने लगेंगे। जैसे कि एक नया राज्य आएगा मराठास का। अब अभी लिटरली मत लेना, समझाऊंगा क्या मतलब हुआ इसका, लेकिन हाँ समझो, बंगाल अलग हो जाएगा, अवध अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग हो जाएगा, मैसूर अलग हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं। यहां 1707 से पहले एक ही राज्य दिखाई दे रहा है जो मैटर करता है, वो है मुगल्स का राज्य, राइट, है ना। सिर्फ और सिर्फ मुगल्स का राज्य मैटर करता है। लेकिन 1707 के बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं तुरंत 1707 में, धीरे 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 जो भारत इतना बड़ा जो राज्य था, अब वो टूट कर, है ना, मुगल्स का साम्राज्य टूट कर छोटे छोटे पार्ट में क्रिएट हो रहा है ना। और भी लोग हैं, राजपूत वगैरह भी हैं, और यहां पर ये जो क्रिएट हुआ, यही क्या है, यही हाउस 1 है या ग्रुप 1, जो भी कहना चाहो, हाउस ही कह देते हैं। ये ग्रुप 1 है, राजे महाराजे। तो ग्रुप 1 है हमारे राजे महाराजे, हमारे राज्य, राइट, है ना। ग्रुप 1, ये एक टीम बन गई। क्या आपस में लड़ेंगे लोग? हाँ, आपस में भी लड़ेंगे लोग, राइट, है ना। आपस में भिड़ंत हो रही है इनकी, पता चला अवध और जो है रोहिदास भिड़े जा रहे हैं, राइट, है ना। तो आपस में भी भिड़ंत होगी इनकी, नो डाउट। बट इनको चैलेंज करने के लिए पैरेलली एक ग्रुप 2 क्रिएट हो रहा है। तो हमारे यहां बहुत सारे फॉरेन कंपनीज आई, यूरोपियन कंपनीज आई, यूरोपियन कंपनीज। क्या यूरोपियन कंपनीज यहां पर आई? नहीं, यूरोपियन कंपनीज भी जब मुगल एम्पायर थी ना, एक्चुअली उसके पहले ही आ गई थी, बट हाँ इस रीजन में आई है, मेडिवल रीजन में आई है यूरोपियन कंपनीज। जिसमें सबसे पहले जो कंपनी आई, कहानी शुरू हुई 1498 में, पोर्चुगीज की एंट्री होती है, पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। ये प्राइवेट कंपनीज एंटर कर रही है, दीज आर यूरोपियन कंपनीज। सबसे पहले पोर्चुगीज से एक प्राइवेट कंपनी आ रही है, फिर आपकी डच आ रहे हैं, फिर इंग्लिश आ रहे हैं, राइट, और फिर आपके आ रहे हैं कौन से? फ्रेंच। एक और भी है डेन्स, बट अभी मैटर नहीं करते डेन्स, राइट। तो ये 4 लोग यहाँ पे पीडीएफ करके याद कर सकते हो, दोस्तों, पीडीएफ, पीडीईएफ, पीडीएफ, राइट। तो पीडीएफ करके ध्यान रख दो कि इसी सीक्वेंस में ये लोग आए, यूरोपियन कंपनी। अब ये लोग क्यों आए हमारे यहाँ? ये लोग हमारे यहाँ ऑफकोर्स बिजनेस करने आए, धंधा करने आए, राइट, है ना। कि भाई हमारे यहाँ स्पाइसेस अच्छे मिलते हैं, हमारे यहाँ कॉटन अच्छा मिलता है, राइट, ये 2 मेजर, सिल्क अच्छा मिलता है, ये 2 मेजर चीजें हैं, यहाँ से ट्रेड करके इनको यूरोप ले जाना है। क्यों ले जाना है बताऊंगा मैं वो भी, बट फिलहाल अभी हम देखें तो एक दूसरा ग्रुप जो क्रिएट हो रहा है वो ये वाला है, इन प्राइवेट कंपनीज का। ये क्या क्रिएट हुआ? ग्रुप 2। या हाउस 2 कह लो, है ना, हाउस 2। अब इसमें सब झगड़ा वगड़ा हो जाएगा और ये आपस में झगड़ बैठेंगे, और इसमें से जीतेगा कौन? इंग्लिश। ये आगे कहानी सुना रहा हूं, थोड़ा सा स्पॉइलर। तो इसमें से जो इंग्लिश है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो विजयी होगी, राइट, है ना। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होगी तो धीरे धीरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होने लगेगा। दिस इज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो राज्य कभी हमारा हुआ करता था, हमारे राजाओं महाराजाओं का हुआ करता था, अब वो राज्य, ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने लग जाएगी, राइट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे पावरफुल दिख रही है, खासा पावरफुल दिख रही है।
बट ये है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, राइट? जैसे हमारे यहाँ आज मान लीजिए अदानी, रिलायंस, टाटा, राइट, प्राइवेट कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ब्रिटेन नहीं है, रिलायंस का मतलब इंडियन सरकार नहीं है, भारत सरकार नहीं है। ये क्या है? वहां की सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी है जो हमारे यहाँ पे बिजनेस करने आई हुई थी। अब जब ये अच्छा करने लगेगी और इसका पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगेगा, इंडिया के ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगेगा, तब तब किसको बुरा लगेगा? तीसरे प्लेयर को। तीसरा हाउस कौन है? हाउस 3। थर्ड प्लेयर हाउस 3 विच इज ब्रिटेन। ये हमारा तीसरा हाउस, जो जिसके यहां ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक छोटी सी कंपनी है, राइट? गेम किसका है? ब्रिटेन का गेम है। तो उसकी छोटी सी कंपनी बहुत बढ़िया करने लगी, राइज होने लगी, बहुत बढ़िया करने लगी। और जब वो बहुत बढ़िया करने लगी तब ब्रिटेन को अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, ये बात करेंगे बाद में। लेकिन उसके ऊपर पावर किसकी है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर पावर किसकी है? वो ऐसे ऑटोनॉमस नहीं है कि जो मर्जी कर सकती है, राइट भाई? जैसे जैसे मान लीजिए रिलायंस जाए और किसी देश में, फॉर एग्जांपल मोजाम्बिक में या लेट्स से नाइजीरिया में, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल सेटअप कर दे, तो हमारी सरकार कह सकती है ना कि भाई क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इंटरवीन कर रहे हैं, अगर आप करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो वैसे ही जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना दबदबा बना सकता है, उसको बोल सकता है कि ये करो, ये ना करो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो ये तीसरा प्लेयर जो एग्जिस्ट करता है वो है इस गेम में ब्रिटेन। अब तक 3 प्लेयर हमने देखे, एक हमारे राजे महाराजे, राइट है ना, दूसरा प्राइवेट कंपनीज जिसमें जीतेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे जीतेगा बाद में देखेंगे, बट उसमें से जीतने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी हम समझ रहे हैं कि धीरे धीरे भारत पे राज्य स्थापित करने का जो काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और उसमें एंट्री हो रही है तीसरे प्लेयर की, क्योंकि ये शायद जलन हो रही है किसी को कि ये क्या कर रहा है। तो तीसरा प्लेयर हुआ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो है अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, शायद बुरा लग रहा है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, या ये प्राइवेट कंपनी इतना अच्छा क्यों कर रही है, तो बाकी लोगों को जलन होती है। तो ये 3 प्लेयर एग्जिस्ट करते हैं ना। अब आता है चौथा प्लेयर। भाई एक चौथा प्लेयर है। चौथा प्लेयर कौन है? चौथा प्लेयर है हाउस 4 और ये है आम आदमी। कॉमन मैन। क्योंकि ये जो भी राइज हो रहा है, यहाँ पे जो भी खिचड़ी पक रही है, अब पता चला जो है लेट्स से लगान जो कलेक्ट करने का जो राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर लेके चली जाएगी, तो लगान किससे कलेक्ट होगा? आम आदमी से, राइट? अगर ट्राइबल्स के जंगलों में ये लोग घुसेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो कौन परेशान होगा? आम आदमी। अगर ये राजे महाराजाओं को तुम निकाल दोगे, तो इनके यहाँ जो नौकरी कर रहे थे, इनके यहाँ जो सेना में थे, है ना, वो कौन थे? वो आम आदमी। क्या दुखी होंगे? यस। तो इस पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा दुखी कौन हो रहा है? आम आदमी। तो कॉमन मैन जो है ना, ये चौथा प्लेयर है। और यहाँ पे पहले हमको लगता है कि बड़ा कमजोर प्लेयर है, राइट? काफी कमजोर प्लेयर है। आम आदमी पिट ही तो रहा है, क्या ही कर रहा है, राइट है ना? ये लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, ये लोग लड़ झगड़ रहे हैं, और लड़ाई में फंसा कौन है? आम आदमी। तो इन चारों की जो केमिस्ट्री है, ये 4 हाउसेस की जो केमिस्ट्री है, यही क्या है? ये सीजन 1 है, राइट? दिस इज सीजन 1। नाउ अब थोड़ा सीजन 2 की तरफ चले हम, है ना? सीजन 2 का थोड़ा सा ट्रेलर दे दूं मैं आपको कि सीजन 2 में क्या होगा। 1857 की क्रांति के बाद, राइट, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से कहेगा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यानी राइन के इस पार ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रह गया है ब्रिटेन। दूसरी बात, 1857 की क्रांति तक ये लोग या तो कमजोर हो गए हैं, या फिर 1857 की क्रांति में इनकी पावर भी खत्म हो जाएगी। तो यानी कि जो हाउस 1 है, या तो वो कोलैप्स हो गया है, और या फिर अंग्रेजों के साथ अलाइंड हो गया है। यानी 1857 की क्रांति के बाद इनका कोई वर्चस्व, कोई चैलेंज नहीं रह जाएगा। यानी कि ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सीजन 2 में हमारे गेम में ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यानी पहला हाउस भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी निकाल दिया, सिर्फ रह गया ब्रिटेन। और इसको चैलेंज करने के लिए कौन रह गया? आम आदमी। आम आदमी लिख दूंगा। यानी जो आजादी दिलाने का काम है, जो जिम्मेदारी है सीजन 2 में, वो सिर्फ आम आदमी के ऊपर है, राइट? तो पहले सीजन में हम समझेंगे कि हाँ ये पूरा खिचड़ी कैसे क्रिएट हुआ है, पूरा ये जो है
अंपायर कैसे क्रिएट हो रहा है ब्रिटेन का, राइट, कौन प्लेयर क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी हम बातें करेंगे सीजन 1 में 4 प्लेयर द्वारा, एक हमारे राजे महाराजे, एक हमारी यूरोपियन कंपनीज, फिर राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, पर तीसरा प्लेयर है ब्रिटेन, चौथा प्लेयर है आम आदमी। लेकिन सीजन 2 इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज ब्रिटेन वर्सेस आम आदमी। उसमें हाउसेस की बात नहीं करेंगे, कोई ग्रुप नहीं, दो ही लोग हैं, ब्रिटेन। तो अगर हमें आजादी चाहिए तो इस आम आदमी को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कुछ ग्रो करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो ये मोटा मोटी कहानी है, ठीक है। अब चलेंगे एक एक डिटेल में चलेंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज कैसे हुआ, ब्रिटेन जो है क्यों बुरा मान रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आम आदमी की क्या क्या परेशानियां हैं, ये सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहले इस एलिमेंट को समझने की कोशिश करो कि पूरे मॉडर्न इंडिया में हो क्या रहा है। अब इधर की डिटेल की बात मैंने अभी नहीं करी है, खाली आपको ट्रेलर का दे दिया है कि हाँ देखो ऐसा कुछ होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी पहला मुद्दा है हमारा 1857 की क्रांति तक की कहानी। फिर से कह रहा हूं 4 प्लेयर मैटर करेंगे, राज्य महाराजे, यूरोपियन कंपनीज, देन ईस्ट ब्रिटेन और आम आदमी। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो आसानी से बाकी कहानी तुम समझ जाओगे। एलिमेंट्स पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करो। सॉरी, एक पोल कर रहा हूं मैं वापस। कोई टफ था ये बहुत, क्या हम सारे लोग साथ में इसमें? या चलिए अब मैं देखो, अब यही यही क्या बनाया हमने, मैक्रो व्यू बना दिया यूपीएस जय मॉडर्न इंडिया का। ये आपकी कॉपी में बन जाना चाहिए था, राइट। मूवी नहीं चल रही है ना, बनाना ये, तो ये सब लिख देना चाहिए था कि हाँ ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो अब क्या, इससे फायदा ये होगा कि अब हम अलग अलग चीजों को देख पाएंगे, राइट। इस खेमे में जाएंगे, इस खेमे को समझेंगे, इस खेमे में जाएंगे, इस खेमे को समझेंगे, ब्रिटेन का दर्द अलग समझेंगे, आम आदमी का दर्द अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 एलिमेंट क्रिएट कर लिए हैं, अब हम उनकी केमिस्ट्री की बात भी करेंगे आगे। बट आइए कहानी शुरू करते हैं कि कहां से क्या हो रहा है। तो यही बेसिकली यहाँ सब लिखा हुआ है, क्या है गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 सीजन 2, कौन कौन से प्लेयर है। ये हमने बात करी मैक्रो व्यू की। अब बात करते हैं थोड़ा मुगल्स की, कहानी टेकअप करते हैं कि हो क्या रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा मिडिवल में लेके चलता हूं। मेडिवल इंडिया में 1526 1526 में बाबर की एंट्री हुई थी, राइट। और 1526 से ऐसा कहते हैं 1526 में बाबर की एंट्री हुई है और इस पॉइंट से मुगल एम्पायर शुरू होती है, राइट। नाउ कहानी रेलेवेंट होती है 1555 के बाद, या 1556 कह लेते हैं। 1556 से 1605 का जो समय है, जिसमें कौन है, अकबर। अकबर का जो समय है, अकबर ही एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अंपायर क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जो अभी कह रहे थे कि हाँ 1707 तक हमें जाना है, 1707 तक, तो 1707 तक अगर जो बेस्ट रेन है, जो सॉलिड रेन है, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप है, जिसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है, वो अकबर है, राइट। अकबर ने पहली बात तो एक्सपैंड भी किया है, एक बड़ी अंपायर क्रिएट भी करी है। मैं साउथ में नहीं पेनिट्रेट कर पाया, खाली अहमदाबाद तक था, इसीलिए आधा इंडिया बनाया है। तो ये अकबर की अंपायर है। बट अंपायर जो क्रिएट हुई है उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें हमें एक सिस्टम सुनाई देता है मनसबदारी, राइट, मनसबदारी। ना मनसबदारी क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं वापस मनसबदारी की। तो अकबर का मनसबदारी सिस्टम क्या है कि अकबर अपने नीचे लेट से उनके पास 4000, उन्होंने 4000 मनसबदार हायर किए। मनसबदार आर टेक्निकली मिलिट्री लीडर। ये सिविल भी हो सकते हैं, जुडिशरी भी हो सकते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, मिलिट्री लीडर्स होते हैं। और इनको इनको कुछ रैंक दी जाती है, रैंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5000 की रैंक, राइट।
चलिए इसकी और डिटेल बात ही कर लेते हैं। मनसबदार की एक्चुअली दो रैंक्स होती हैं, एक होती है जाट रैंक, जाट, और एक होती है सवार रैंक। अब मान लीजिए मुझे मनसबदार हायर किया अकबर ने, तो पहली बात तो अकबर पर्सनली मुझे हायर करेंगे, राइट, खुद मेरी फाइल को देखेंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे। तो दैट इज द रीजन कि मनसबदार, क्योंकि अकबर ने मुझे पर्सनली हायर किया है, तो अकबर से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होगी, घनिष्ठता बहुत अच्छी होगी, तो मैं अकबर के लिए जान देने को भी रेडी हो सकता हूं, बिकॉज मैं उसका मनसबदार हूं। प्लस मनसबदार की सैलरी बहुत हाई होती थी। तो जो जाट रैंक है, अब किसी की सैलरी में भी हो सकता है 10 हो, किसी की रैंक हो सकता है 10 हो, किसी की रैंक हो सकता है 5,000 हो। अब 5,000 यानी सीनियर ऑफिसर हो गया, 10 यानी जूनियर ऑफिसर हो गया, है ना, वो धीरे धीरे प्रमोट होगा। तो अब क्योंकि रैंक अलग अलग हो सकती है, तो अगर मेरी रैंक लेट से 2,000 है, तो मैं प्रमोशन चाहूंगा, मैं चाहूंगा मुझे ग्रोथ मिले, तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं और बढ़िया करूंगा। अभी भी तुम्हारी सरकार में अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में बात करो, तो जैसे ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, है ना, जो है 4800 ग्रेड पे, है ना। तो ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट होता था गवर्नमेंट जॉब में। ग्रेड पे बताता है कि जो 4800 ग्रेड पे होगा वो सीनियर होगा देन 4200 ग्रेड पे, क्योंकि भाई उसका ग्रेड पे ज्यादा है। 4800 का जो ग्रेड पे होगा वो बताएगा कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो वैसे ही बिल्कुल जाट रैंक है जो कैलकुलेट करके बताती है कि मान लो ये मनसबदार है अभिषेक श्रीवास्तव, तो अभिषेक श्रीवास्तव को कितनी सैलरी मिलेगी। मान लो मेरी रैंक है 2,000, तो 2,000 के मुताबिक लेट से मुझे 50,000 महीना मिलना चाहिए। अब सवाल रैंक क्या है, अब मेरी रैंक अगर 2,000 है, तो उस हिसाब से मेरे पास मैक्सिमम जो घुड़सवार हो सकते हैं वो 2,000 हो सकते हैं। अब जो भी मुझे राज्य एलोकेट करना चाहे, देखो भाई देखो बहुत परेशान मत होना इसके लिए, मेडिवल में डिटेल में पढ़ेंगे सब, ठीक है। अभी बस क्या है, थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूं मैं कि क्यों अकबर का राज्य स्ट्रांग था। तो नाउ तो मेरे पास क्या है कि सेना भी है ना। तो मेरे पास कोई 2,000 या 2,000 से कम की एक टुकड़ी भी है, सेना भी एग्जिस्ट करती है। तो मनसबदार अभिषेक श्रीवास्तव की लेट से जो है कोई, लेट से शिवम का एग्जांपल ले लेते हैं। शिवम अगर मनसबदार है, तो शिवम जो है, शिवम की रैंक लेट से 2,000 है, उनके पास अपनी सेना की टुकड़ी भी है, यानी ऐसे 4,000 लीडर्स होंगे जिनके पास इस तरह की छोटी छोटी टुकड़ियां होंगी। दीज आर मिलिट्री लीडर्स। और जब ये मिलिट्री लीडर्स अकबर के साथ अलाइंड होंगे, अकबर के साथ इनका बहुत बढ़िया रिलेशन होगा, इसीलिए कहा जाएगा कि हाँ ये टेक्निकली वॉर स्टेट है। अकबर एक्सपैंड करता ही चला जाएगा, इतनी बढ़िया अंपायर अकबर इसीलिए क्रिएट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इतने सारे मनसबदार हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उनके पास अपनी खुद की टुकड़ी भी है। नटशेल मनसबदारी, मनसबदारी मतलब ऐसे मिलिट्री लीडर्स या ऐसे लीडर्स जिनके पास अपनी खुद की सेना भी है। नाउ अब इस मनसबदार को पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मनसबदार को पैसा देने के लिए, है ना, कि इसके 2,000 50,000 रुपया ये हो गया और इनका यहाँ का खर्चा 25,000 रुपया हो गया, तो 75,000 जो पेमेंट है, 75,000 के पेमेंट के लिए कोई जमीन इनको एलोकेट कर दी जाएगी, जिसे कहा जाएगा जागीर, जहां से पैसा निकलेगा लेट से 75,000 रुपए, और ये 75,000 रुपए शिवम को मिल जाएगा, उसकी अपनी सैलरी भी हो जाएगी और उसके खर्चा भी निकल जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि ये जो मनसबदार है, राइट, इन्हीं को कुछ जागीर एलोकेट कर दी जाती है, कोई जमीन एलोकेट कर दी जाती है, जहां का लगान, जहां का रेवेन्यू उसकी सैलरी के बराबर हो जाता है, या हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो मनसबदारी सिस्टम था और इसको सपोर्ट करने के लिए जागीरदारी सिस्टम था। मान लो कहा गया कि हाँ शिवम जो है, शिवम को कानपुर की जागीर दे दी जाए, कानपुर, कानपुर का जो लैंड रेवेन्यू है लेट से 75,000 रुपए है, तो शिवम का खर्चा निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। और इस वजह से सारे राजपूत लीडर्स हैं जो अकबर को सपोर्ट कर रहे हैं, और भी नॉट ओनली राजपूत बट बाकी के जो राजा हैं वो भी उनकी मनसबदारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है चलिए हम आपके अंदर मनसबदार हैं। तो जो मनसबदारी का जो ग्रुप है, मनसबदारों का जो ग्रुप है, राइट, ये अकबर को बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो अकबर इज टेक्निकली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों? क्योंकि
ये जो मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम है बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, राइट। लेकिन लेकिन हुआ क्या आगे जाकर ये हो रहा है कि जो अकबर जो बनाकर गए बहुत बढ़िया, बट शाहजहां आए आपके 1628 के आसपास, 1628 समवेयर शाहजहां। अब ये ताजमहल वगैरह बनवाने लग गए, कंस्ट्रक्शन होने लग गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा। और फिर 1658 समवेयर औरंगजेब का राज्य चालू होता है। ये जो पार्ट है दिस इज औरंगजेब, लगभग 50 साल का रूल औरंगजेब का ना। औरंगजेब को जब जो राज्य मिला है, राइट, उसमें ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, पैसा बहुत कम हो चुका है। वो अपने पापा से इसी बात पे लड़ता रहता, पापा काहे इतना खर्चा कर दिया, कैसे चलाऊंगा मैं राज्य, राइट है ना। इसीलिए दोनों में क्या होने लगती है, इसीलिए दोनों में झड़प होती रहती है, इसीलिए गुस्सा है कि गजब खर्चा कर दिया, ताजमहल बनवा दिया, क्या ही जरूरत थी आपको, राइट है ना, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। कंस्ट्रक्शन में शाहजहां सबसे गजब है, राइट, बेहतरीन जो कंस्ट्रक्शन, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, सब शाहजहां का है, राइट। तो औरंगजेब के ऊपर ये चीज भारी पड़ गई, राइट, इतना खर्चा औरंगजेब नहीं संभाल पा रहे। प्लस प्लस औरंगजेब का अगर हम राज्य देखें तो औरंगजेब के सामने और भी दिक्कतें हैं। एक तो शिवाजी और भी रिबल्स जैसे कि सिख, तो पंजाब में जो सिख हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, राइट। देन जाट क्या है, जाट बेसिकली दिल्ली के आसपास के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो किसान हैं, है ना, वो सारी वो कम्युनिटी क्या है, जाट कम्युनिटी है, तो वो लोग भी खिलाफ है। पंजाब के जो है सिख जो हैं वो भी उनके खिलाफ है। तो औरंगजेब बहुत सारी वॉर भी देख रहा है। तो ये जो औरंगजेब का जो एरिया है, औरंगजेब का जो टाइम है, इसमें बहुत सारी जंग हो रही है, राइट। अब जब जंग हो रही है, और जंग क्यों हो रही है, क्योंकि पैसा था नहीं, और ये यहां पे लीडर्स चैलेंजर बहुत सारे आ गए। जब चैलेंजर आ गए तो उसे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने में और पैसा खर्च हो रहा है, तो यानी कि इकोनॉमी गिरती ही जा रही है। तो औरंगजेब के टाइम में इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर गई, बिल्कुल ही पैसा नहीं रहा। यहीं अगर औरंगजेब की हम राज्य देखें, फाइनल राज्य अगर हम देखें इस पॉइंट पर 1707 में अगर देखें, तो इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिख रहा है। औरंगजेब 1707 तक सब कुछ कैप्चर कर चुके हैं लगभग। टेरिटोरियल क्लाइमैक्स कहा जाएगा औरंगजेब का। सबसे बड़ी अंपायर है ना कोई और, अकबर का अगर आप देखिए तो अकबर इतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं कर पाए थे, राइट। लेकिन डेक्कन भी पेनिट्रेट कर चुके हैं, साउथ पेनिट्रेशन हो चुका है, शिवा जो है औरंगजेब काफी डीप जा चुके हैं, शिवाजी रहे नहीं 1680 में। तो उसके बाद औरंगजेब की वॉर जो है इस एरिया में, डेक्कन एरिया में खूब लड़े। कहने का मतलब मोटा मोटी समझो तो ये जो जंग है ये औरंगजेब पे भारी पड़ रही है। और क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये जो आपके मनसबदार थे, मनसबदार, अब ये लगभग 18,000 मनसबदार हो चुके हैं, बहुत सारे मनसबदार हो गए। तो जो कहीं 4-5 हजार मनसबदार हुआ करते थे, अब वो 18,000 मनसबदार हो गए। अब ये लोग क्या, जब इतने बड़ा तुमने हायरिंग कर दिया है, तो ये लोग क्या मांग रहे होंगे, कहेंगे हमको भी कानपुर चाहिए, कोई कहेगा हमको लखनऊ चाहिए, कोई कहेगा हमको कानपुर चाहिए। तो अब इन जो है मनसबदारों में हो रहा है झगड़ा। तो औरंगजेब के राज्य में हमें टेरिटोरियल क्लाइमैक्स तो दिख रहा है, हमें ये तो दिख रहा है कि जमीन पूरा भारत इसके अंडर आ गया है, बट अंदर से खोखला है राज्य, राइट, अंदर से कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए औरंगजेब को एक और चीज के लिए जो डांटा जाता है वो है उनकी रिलीजियस पॉलिसी को लेकर, कि बाइगॉट है वो, है ना, वो धर्म को जो है बाकी के धर्मों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो इनकी रिलीजियस पॉलिसी एक और एलिमेंट है। अभी हम औरंगजेब नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम मुगल्स, हम मेडिवल नहीं पढ़ रहे हैं, मैं खाली आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि क्यों यहां भारी पड़ा, राइट। या बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि क्यों ये मुगल सल्तनत डिक्लाइन हुई है। जो इतना बढ़िया चल रहा था अकबर के टाइम में, औरंगजेब तक आते आते पैसा नहीं बचा है, एक बात, जंग बहुत सारी हो रही है, दूसरी बात, और ये जो मनसबदार जो हैं अब ये लड़ रहे हैं जागीरों के लिए, राइट। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा। तो टेक्निकली अंडर औरंगजेब हमने समझा कि इसकी वॉर जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर चली जाएगी,
राइट, पैसा घटता ही जा रहा है। दूसरी बात, हमने समझा कि जो मनसबदारी सिस्टम जो चल रहा था, मनसबदार, अब ये मनसबदारी सिस्टम में शुरू होगी जागीरदारी क्राइसिस। क्या होता है भाई, ये कहीं आप एलिमेंट देखें तो आप पहचान पाएंगे क्या कहना चाहता है यूपीएससी। जागीरदारी क्राइसिस हो रहा है। क्यों क्राइसिस हो रहा है? क्योंकि अब जब मनसबदार बढ़ गए, इनका नंबर बढ़ गया है, तो जमीन तो उतनी ही है ना, राइट है ना, जमीन तो इतनी ही है। अब आपने 18,000 लोग हायर कर दिए, अब ये मनसबदार कह रहा है कि जो है मेरी ये जो जमीन है, मुझे यहां की जागीर भी दे दो, मुझे यहां की जागीर भी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो। कोई कह रहा है मेरी रैंक 2000, शिवम लड़ गए, कह रहा है मेरी रैंक 2000 से 2500 कराओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। एवरीबडी लुकिंग फॉर ग्रोथ। तो अब क्या हो रहा है कि जागीर कम पड़ रही देने के, सैलरी तो आपने बोल दिया कि हम देंगे आपको, हायर कर दिया है, बट अब किसी को ग्रोथ नहीं दे पा रहे। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो वो क्या होगा, आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगेगा, राइट। तो ये जो लोग हायर हो रखे हैं मनसबदार, है ना, ये मनसबदार जो यहाँ पे जो हैं, जिन्हें आप कहेंगे नोबल्स, नोबल्स मतलब सिपा सलार जो हैं, जो मिलिट्री लीडर्स हैं, अब ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमारा पावर बढ़े थोड़ा, हमारा जब वर्चस्व बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, तब जो है हम ज्यादा बढ़िया से पैसा कमा पाएंगे, है ना, ज्यादा जागीर पा पाएंगे, ज्यादा पावर पा पाएंगे, तो पैसा आएगा। तो अब यहां पे षड्यंत्र चालू होगा। तो खैर, तो पहले जागीरदारी क्राइसिस हमने समझा कि हाँ जागीरदारी क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि अब जमीन लिमिटेड है और जागीरदार बहुत सारे हैं, बेसिकली मनसबदार बहुत सारे हैं, उनको सैलरी देनी है, सैलरी देने को है नहीं। प्लस जो लोकल एरिया है, फॉर एग्जांपल कानपुर, मान लो कानपुर, अब यहां पे बैठा हुआ है एक आदमी, लेट से जमींदार, मान लेते हैं जमींदार अमरीश पुरी, अमरीश पुरी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा विलन है वो, मैं कह रहा हूं उनका नाम अमरीश पुरी है, ठीक है। तो जमींदार बैठे हुए हैं। पहले अब सवाल उठता है कि जमींदार क्या होता है, पहले जमींदार समझते हैं। जमींदार होता है, लेट से कोई बहुत बड़ा एरिया, फॉर एग्जांपल लेट से 100 एकड़ बड़ी जमीन किसी जमींदार को बिलोंग करती है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो इसका मालिक है? नहीं, इसका मालिक नहीं, ओनरशिप नहीं है, इसकी ओनरशिप इसके पास नहीं है। नाम सुन के लगता है कि जमींदार है, राइट, जमीन उसी की है, जमीन उसकी नहीं, ओनरशिप नहीं है उसकी। तो फिर सर आप कहेंगे कि है क्या फिर, जब ओनरशिप ही नहीं है तो उसका खाली हक बनता है। यहां पे अगर तुमने कुछ भी पैदा किया, लेट से तुमने गेहूं उगाया यहाँ पे, तो यहां जो भी प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस पे उसका कुछ परसेंटेज, जैसे कि 10%, 10% पर उसका हक है, ये है उसका हक। ये जो जमीन, उस जमींदार जो है, उसकी ये जो सारी जमीन है, उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% उसका हक बनेगा। तुम ऐसा मान सकते हो कि जमींदार एक जो है छोटा राजा है ना, छोटा राजा। कई लोग अपने आप को कहते भी हैं कि राजा है। अब राजा बड़ा कनोटेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि अशोक भी राजा था, है ना, लेकिन राजा छोटा राजा, बहुत छोटा राजा, जिसका प्रोडक्शन पे हक बनता है कि 10%, है ना, कोई भी मतलब 9%, 11%, छोटा कम परसेंटेज उसका हक बनता है जमींदार का। तो जमींदार इंश्योर करता है कि यहां पर खेती हो, लोगों को लेकर आएगा, किसानों को देगा जमीन कि भाई आप खेती करिए, प्लीज खेती करिए। और जब तक कोई उसको ये प्रोड्यूस दे रहा है, उसको वो निकाल नहीं सकता है ना। तो जमींदार का खाली प्रोडक्शन पे हक है, और ये हेरिडिटरी है, ये किसी राजा ने नहीं दिया है उसे, दिस इज हेरिडिटरी। अब हो सकता है यहाँ पे कई सारे गांव हो, एक गांव ये हो, एक गांव ये हो, एक गांव ये हो, क्या इस गांव में, इन गांव में जमींदारों की इज्जत होगी? भाई हाँ, ऑफ कोर्स, इतना सारा जमीन अगर उसके कंट्रोल में है, राइट, है ना, उसके प्रोडक्शन पे अगर हक बनता है उसका, तो हाँ भाई यहाँ पे उसका अच्छा खासा वर्चस्व होगा, लोग उसकी बहुत इज्जत करेंगे। तो जमींदार की इज्जत बहुत है यहाँ पे। तो जब राज्य, है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुगल्स अपने जब किसी ऑफिसर को भेजेंगे कि जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करो, तब ये जो जमींदार है ये उनको हेल्प करेगा कि चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई अपना ही गांव है और यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राजा का हक बनता है ना, मुगल्स का हक बनता है। तो ही विल असिस्ट इन रेवेन्यू कलेक्शन।
तो रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करेगा, प्लस प्लस क्योंकि यहीं पे वो बड़ा आदमी है तो माइनर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। राइट, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जाते ना जमींदार के पास चले जाते कि देखिए ये मेरा आम चुरा लिया इसने, इसने मेरे खेत में गाय छोड़ दी थी, है ना। तो इस तरह का छोटा मोटा झगड़ा अगर है तो गांव वाले चले जाते हैं जमींदार के पास। राइट, तो नाउ नाउ लोकल लेवल पे अगर हम समझें तो ये जो जमींदार हैं ये भी गुट बनाने लगेंगे, कार्टेल बनाने लगेंगे और किसी किसी मनसबदार को सपोर्ट करने लगेंगे। तो जमींदार तो एकदम ग्राउंड लेवल तक अगर हम समझें, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, ये जो छोटा राजा है ये छोटा राजा भी एकदम बहक गया है, ये मुगल कंट्रोल में नहीं रह रहा है। और ये जो मनसबदार जो हैं, जो अकबर के टाइम में कभी बेस हुआ करते थे, अकबर की स्ट्रेंथ का पीछे सबसे पीछे जो कारण है वो मनसबदारी है, वो अब मनसबदार अब अपने नहीं रहे, पराये हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही। तो ये जो मनसबदार हैं नोबल्स, ये आपस में गुट बनाने लगेंगे। कैसा गुट? कोई कहेगा हम भाई सारे लोग तुरानी हैं, तो एक तुरानी है ना, ट्राइबल ट्राइब के ऊपर कि ओरिजिन कहां से था, है ना, ऐसे ढूंढते ना बहाना। जैसे आप कहीं जाते हैं तो पूछते हैं तुम कहां से हो, कहे हम लखनऊ से, कह रहे हम भी लखनऊ से। राइट, हम दोनों दोस्त हो गए, फिर वो साथ में हैंग आउट करने लगते हैं। राइट, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पे लोग होगा कि हम जो तुरानी हैं सारे, हम कुछ अफगानी हैं सारे, तो अफगानी कहेंगे हम अफगान हैं, तो हम पठान हैं, तो हम अलग ग्रुप बना देंगे। राइट, सिमिलरली कोई कहेगा हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के मुस्लिम्स हैं, वो अलग ग्रुप बना लेंगे। कोई कहेगा हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, वो अलग ग्रुप बना लेंगे। कोई कहेगा हम डेक्कन से आ रहे हैं, राइट, है ना, तो ये अलग ग्रुप बना लेंगे। राइट, है ना, इस तरह के ग्रुप्स क्रिएट होने लगेंगे। तो अब तुम समझो कि यहां पर अकबर की एक टीम हुआ करती थी मनसबदारों की। अब औरंगजेब और औरंगजेब के बाद अगर हम समझें तो ये टीम आपस में बट चुकी है। क्या कोई स्ट्रेंथ रह रही है? नहीं। तो इकोनॉमी गिर जाना एक बात है, और इकोनॉमी गिरने का जो इंपैक्ट पड़ेगा, राइट, उसमें हमें दिखेगा कि वो जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी मनसबदारों की, अब वो बट चुकी है। इनफैक्ट बिल्कुल लोकल लेवल पे जमींदार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मान लो जो अफगानी ग्रुप है ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि बादशाह के ऊपर मेरा कंट्रोल रहे, बादशाह मेरी सुने। पर औरंगजेब किसी की नहीं सुनेगा, तभी तो बुरा मानते हैं उससे। तो औरंगजेब किसी की नहीं सुनेगा, औरंगजेब खाली अपनी सुनेगा। फिर औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। और 1707 के बाद ये जो लीडर्स हैं 1857 तक, इनको सबको कहा जाता है लेटर मुगल। लेटर मुगल्स मतलब ठीक से मुगल नहीं कहा जा रहा उनको, कि हाँ इनको मुगल मत बोलो, इनको बोलो बाद के मुगल्स, है ना, मतलब कम इज्जत दी जा रही है इनको, कि हाँ भाई इनको मुगल्स वाली बात नहीं रह गई। हुआ करते थे अकबर, राइट, बाबर वॉज अ ग्रेट जो है वॉरियर, है ना। तो ये सारे जो है जो लीडर्स थे, है ना, वो उनकी तारीफ बनती है कि हाँ भाई स्पेशली बाबर और अकबर की तारीफ कर सकते हैं आप। बट ये जो है, मैं लीडरशिप की बात कर रहा था, पर्सनल तारीफ की बात नहीं कर रहा मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि समबडी हु वाज एबल टू क्रिएट एन एम्पायर। यहां पे जो आए हैं ये लोग, है ना, जिनका नाम भी लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, 1707 से 1857 तक, यानी हमारे मॉडर्न इंडिया सीजन 1 में जो लीडर्स हैं, जो मुगल्स हैं, उनको कहा जाता है लेटर मुगल्स। ना अब समझिए आप, खाली सीजन 1 का मैप बना रहा हूं मैं। तो 1707 अभी आपने कहा कि औरंगजेब की डेथ हो गई, और इसके आगे के जो लीडर्स हैं 1857 तक, राइट, ये क्या कहे जा रहे हैं? सारे के सारे लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स। अब सबसे बड़ा इशू जो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई यहां पर 1707 में बहुत बड़ी अंपायर दी गई है, राइट, औरंगजेब की अंपायर बहुत बड़ी थी। अब यहां से जो डिक्लाइन चालू हुआ है मुगल्स का, सीरियस डिक्लाइन, हम समझ रहे हैं कि क्यों हुआ ये डिक्लाइन, है ना। पहला हमारा मुद्दा यही है कि डिक्लाइन हुआ क्यों। डिक्लाइन तो हो गया है, राइट, स्पेशली इनकी वजह से डिक्लाइन हो गया, राइट, बट क्यों हुआ है, जरा कारण हम समझ रहे हैं कि क्यों मुगल सल्तनत गिर पड़ी। तो आइए समझते हैं। तो एक हमने बात करी कि हाँ भाई जो मनसबदारी सिस्टम, या फिर हम ऐसा कह लें कि जागीरदारी क्राइसिस,
जागीरदारी सपोर्टेड बाय जमींदार। दूसरा हमने समझा कि इन्हीं मनसबदारों में क्रिएट हो चुके हैं फैक्शंस। कोई तुरानी है, कोई अफगानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लेटर मुगल्स, मान लो औरंगजेब के 4 बच्चे, तो अब इसमें तुरानी वाला एक को सपोर्ट कर देगा, अफगानी एक को सपोर्ट कर देगा, हिंदुस्तानी एक को सपोर्ट कर देगा, कोई एक को सपोर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा वाला जो राजकुमार है अगर वो राजा बन गया तो भाई मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो ये फैक्शंस आपस में ये राजकुमारों को सपोर्ट करके हर कोई चाहता है कि जो राजा बने वो मेरे हाथ से बने, पपेट पपेट, वो मेरी बात सुने, है ना, मेरा जो है कठपुतली होना चाहिए वो राजा। तो यहां पे जो लेटर मुगल्स हैं, इनकी पहली प्रॉब्लम है कि इनकी लीडरशिप इशू है, ये अच्छे लीडर नहीं है, दे आर नॉट ग्रेट लीडर्स, और इसीलिए ये लोग फायदा उठा पा रहे हैं। ये जो पार्टी बन रही है, ये पार्टी इस बात का फायदा उठा रही है, और ये क्या क्रिएट कर रही है, इन्हीं में से पपेट क्रिएट कर रही है। जब पपेट राजा होगा और ये सब अपने ही फायदे का सोच रहे होंगे तो ये राज्य कौन संभालेगा? ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, राइट। जब ये टूटने लगेगा, स्पेशली एक और बात समझो, क्या ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में क्या कोई साइंटिफिक ग्रोथ हो सकती है? साइंटिफिक ग्रोथ हमें समझ में आएगा नहीं। जब पैसा ही नहीं है और लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। एक है मोहम्मद शाह रंगीला भी आएंगे, नाम ही रंगीला है उनका। तो जब ऐसे रंगीले लोग यहाँ पे लीड कर रहे हैं तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें? तो यहाँ पे ये मुगल एम्पायर तो नहीं संभल सकती, और ये मुगल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट में टूटनी चाहिए अब। तो फिलहाल तो हम समझ रहे हैं कि साइंटिफिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, ये सारा क्राइसिस, मनसबदारी वगैरह क्राइसिस भी इशू हो चुका है, ये फैक्शन भी क्रिएट हो गए हैं, ये अच्छे लीडर है नहीं, जितने मुगल्स बाद में आए हैं कोई अच्छा लीडर है नहीं, तो अब यहाँ ग्रोथ हो नहीं पाएगी। और जब ये टूटने लगेंगे, तो सोने पे सुहागा होगा, है ना, कंगाली में आटा गीला, कि 1739 समवेयर 1739 नादिर शाह अटैक कर देगा। जब देखेगा कि तुम हो ही नहीं स्ट्रॉन्ग तो क्या ही रोकोगे, तो इधर से एक अटैक हो रहा है, राइट। फिर आगे जाके अहमद शाह अब्दाली अटैक कर देगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है कि भाई जब ये अंपायर स्ट्रांग रह नहीं गई तो यहाँ पे अफगानिस्तान साइड, पर्शिया साइड कहना चाहिए, पर्शिया साइड राज्य था नादिर शाह का। तो कहेगा चलो इंडिया पे अटैक कर लेते, पैसा लेके आते, तो दिल्ली तक चलाएगा, रेड करेगा। कहानी सुनाऊंगा ये वाली में, राइट। इसी का जनरल है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह। जब कहेगा ये रेड कर सकते थे तो मैं भी करूंगा, अहमद शाह अब्दाली, तो वो भी बाद में आके रेड करेगा। मल्टीपल रेड्स, है ना, बहुत सारी रेड्स हमें देखने, कुछ 8 रेड देखने को मिल रही है अहमद शाह अब्दाली। इनफैक्ट अहमद शाह अब्दाली ही हैं जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ेंगे। ठीक है, ये आगे कहानी है अभी, राइट, बैटल ऑफ पानीपत। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि भाई क्यों क्यों पहले हमने ये जाना कि हाँ 1707 के पहले मुगल अंपायर अच्छा खासा स्ट्रेंथ रखती थी, बट डिक्लाइन हो गई है, एक मुगल की कमजोर लीडरशिप, और बाकी हालात भी ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि बात नहीं बन पा रही, राइट, है ना। मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन। इनफैक्ट फॉरेन अटैक भी हो रहा है, नादिर शाह भी अटैक कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली भी अटैक कर रहा है। प्लस एक और बात इसी में समझते हैं कि जब तुम स्ट्रांग नहीं हो, भले तुम्हें कितना भी बड़ा राज्य दिया हो। अब लोग देख रहे हैं कि भाई बंगाल कहेगा कि 1 मिनट, आज से हम आजाद हैं, तो बंगाल अपना एक राज्य अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि दिल्ली से कोई स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही है, दिल्ली आगरा में कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो बंगाल का नवाब अपना अलग हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अवध कहेगा हम भी अलग है, अवध भी अलग हो जाएगा, नीचे हैदराबाद क्रिएट हो जाएगा।
राइट। और वो भी कहाँ पे, इसी एरिया में, इस एरिया में टेक्निकली, है ना, इस एरिया में जब ये डिक्लाइन हो रहा है, जब लग रहा है ये मुगल किसी काम का नहीं रह गया, कौन रोकेगा हमें, तो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य टूट के अलग हो रहे हैं, राइट। जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि नीचे मैसूर, यहां पे एक राज्य है ट्रावनकोर, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कर्नाटक, राइट, है ना। इधर राजपूत भी कहेंगे, हाँ हम भी नहीं सुनेंगे किसी की, राजपूत, ये सब एरिया तो वो पर्शियन ले ही चले जाएंगे, पर्शियन अफगानिस्तान ये सब ले जाएगा राजपूत। सिमिलरली यहां पर और जाग उठेंगे सिख, राइट, इस एरिया में एक्टिव हो जाएंगे जाट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बड़ा राज्य क्रिएट हो रहा है मराठास का। तो 1720 से 40 के बीच में, 1720 से 1740 के बीच में, राइट, है ना, यहां मार्क कर लेते हैं कि इस जोन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। पूरा राज्य फ्रैगमेंटेड हो गया, फ्रैगमेंटेड, टूटा हुआ हो गया। तो दिस इज फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, कि अब जो है एक राज्य नहीं रह गया, अब मुगल इतना कोई स्ट्रांग नहीं रह गया। तो वो पहले देखने में लग रहा है कि 150 साल, बट वो 150 साल नहीं है, पहले 20-40 साल में ही कहानी बिगड़ चुकी है, राइट, है ना, कहानी पूरी बिगड़ चुकी है पहले 20-40 साल में, है ना। और जो है अब क्या क्रिएट हो चुका है, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस क्रिएट हो चुका है। अब जो है बाकी के छोटे छोटे राज्य, बड़े राज्य क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से रीजनल अंपायर्स क्रिएट हो रही, रीजनल स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि भाई जब आप ऊपर से नहीं दबा पाएंगे तो लोकली कोई लीडर होगा, जैसे हैदर, जैसे टीपू, जैसे बाजीराव, जो है बाजीराव, राइट। तो इस तरह के लीडर्स क्रिएट होंगे, ये सब आगे आएंगे, ठीक है, तब आगे देखेंगे। बट फिलहाल अभी मैक्रो समझो कि हाँ, जो है इस तरह के लीडर्स क्रिएट होंगे और इस तरह के राज्य क्रिएट होंगे, जो मुगल्स का राज्य था वो टूट के ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो दिस इज फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस। या तो अभी फिलहाल हमने एक चीज समझी है, हम एक एक एलिमेंट और समझते जाएंगे। एक चीज अभी हमने बैठाई है, वो है कि डिक्लाइन क्यों हुआ मुगल्स का। पहला टॉपिक, लेटर मुगल्स की हम बात कर रहे हैं, डिक्लाइन की बात करी हमने, बट लेटर मुगल्स थे कौन, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ ये स्ट्रेंथ क्या थी, तो ये अकबर का राज्य, आधा इंडिया जो मैं दिखा रहा था आपको, ये अकबर का राज्य है, राइट। और जो है बाकी ये सब हम मेडिवल पढ़ेंगे। मैंने इस स्लाइड में सब छोड़ दिया है ताकि आप रीडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हम मेडिवल में कवर करेंगे। जागीरदारी सिस्टम बताया मैंने आपको, एम्परर, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब मैंने इसमें ऐड कर रखा है, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता। बट या हम बात कर रहे थे कि डिक्लाइन क्यों हुआ, तो डिक्लाइन का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया कि डिक्लाइन हुआ ही क्यों है, राइट, है ना। क्योंकि यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, लेट मी चेक, या तो हम यही सारी बातें कर रहे थे। नोबल्स के कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हाँ नोबिलिटी, ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, राइट, ये डिस्कशन कर रहे थे। रीजनल एस्पिरेशन का डिस्कशन किया हमने, इकोनॉमी की हमने बात करी, राइट, और हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं होगी ये हमने बात करी। हाँ, तो 2014 में एक सवाल पूछा था, एक ही पूछा था इन्होंने कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई, बट इतनी सारी बैटल्स पानीपत में होती क्यों है। बहुत अच्छा सवाल है, इसे पानीपत पे बात करेंगे। एक सवाल ये पूछा है इन्होंने 2017 में एक सवाल पूछा है, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी, यानी 1750, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1750 में इंडिया वॉज बिसेट विद द स्पेक्टर ऑफ अ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, कि 1750 के आसपास इंडिया में फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस था। क्लैरिफाई करो, बताओ कैसे, राइट, है ना, यही डिस्कशन अभी हम कर रहे थे। बट अभी इस नजरिए को मेंटेन रखो कि हाँ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस है। अभी हम इसमें डीप जाएंगे और हर स्टेट की बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे मुगल्स की, लेटर मुगल्स कौन कौन से थे, और फिर हम बात करेंगे मराठास की, एंड उसके बाद बाकी स्टेट्स का छोटा डिस्कशन है, मैसूर एंड ऑल, राइट, हैदराबाद क्या है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। बट ये समझो कि इस ओवरऑल एनालिसिस पे सवाल पूछा जा चुका है
कि हाँ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस होता क्या है। चलिए तो देखिए ये 1700 का मैप है जिसमें कंप्लीट हमको दिखाई दे रहा है ना, यही डिस्कशन कर रहे थे। कंप्लीट इंडिया जो है हमें दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों का राज्य, सॉरी मुगल्स का राज्य है यहाँ पर, है ना, दिस इज मुगल्स। और वही यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग मैप में थोड़ा सा ना रफ मैप बना के ट्राई करिए समझने की कहाँ पे कौन है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कहानी। अभी मैं कह रहा था कि बंगाल अलग हो जाएगा, है ना, बंगाल इधर है, राइट, इधर हम बात कर रहे थे हैदराबाद की कहानी है, ये मैसूर है, ये ट्रावनकोर है, ये एरिया कर्नाटक है ना, ये मराठास का राज्य क्रिएट हो रहा है, अभी बनाया था हम लोगों ने। देन राजपूत है यहाँ पे, देन मुगल्स का छोटा सा राज्य बचा है, खत्म है, अवध है, राइट, इधर हमें कश्मीर साइड सिख दिखेंगे, राइट, है ना, तो ये यहाँ पे जाट दिखाई देंगे हमको। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको मैप पे होना चाहिए कि किस जगह की बात हो रही है, रफ आइडिया, ऐसा नहीं कि हाँ टू द पॉइंट एग्जैक्ट टू द स्केल बनाना है, बट रफ आइडिया कि कहाँ पे कौन से स्टेट है। ओके, तो फिलहाल तो ये हैं आपके सारे लेटर मुगल्स। सबसे पहले कहानी चालू होती है बहादुर शाह से, फिर आएंगे जहांगीर शाह, फिर फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर, फिर शाह आलम टू, फिर अकबर टू, फिर बहादुर शाह। क्या हमें सारे रटने हैं? नहीं, हमें सारे नहीं रटने हैं। हम एक बार कहानी सबकी सुन लेंगे छोटी छोटी, बट हमारे लिए इसमें इस पूरी लिस्ट में इंपॉर्टेंट कौन है ना, आइए समझते हैं। नाउ इस पूरी लिस्ट में अगर हमारे लिए कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं सब भूल जाऊं मुझे कोई एक याद रहे, तो वो है मोहम्मद शाह। इसका टाइम देखो क्या है, 1720 से 1750, यानी कि ये वही आदमी है जो पूरा डिक्लाइन करवाएगा। जो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी की अभी हम लोग तारीफ कर रहे थे या केस की हम बात कर रहे थे, वो ये आदमी है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला है पूरा नाम इनका। तो अगर मैं किसी को भी याद ना रखूं, मैं सबको भूल जाऊं, पर मैं इसको नहीं भूल सकता, है ना, एमएसआर कहेंगे हम लोग इसे, एमएसआर, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वो है मोहम्मद शाह रंगीला, बट हम पढ़ेंगे बाकी लोगों के बारे में बात करेंगे। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है डिस्कशन अगर मैं कहूं, तो कहानी शुरू होती है बहादुर शाह पे और कहानी अंत होती है बहादुर शाह पे। कितना आसान। अब आप कहेंगे सेम सेम कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स 1707 में है बहादुर शाह, जहां पे औरंगजेब की डेथ हुई है, और ये कहानी के आखिर में 1857 में, 150 साल तो कोई जिएगा नहीं। तो ये बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह टू, और ये बहादुर शाह है खाली, ये औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह से कहानी शुरू हो रही है, बहादुर शाह पे खत्म हो रही है। दोनों ही बहादुर शाह को हम याद करना चाहें ना याद करना चाहें, अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो इनकी चिंता नहीं है। तो ये दोनों आपके वैसे भी हो ही जाने, तो इनकी भी टेंशन नहीं है। अब एक फारूक सियार है, फारूक सियार, इनका थोड़ा ब्रिटिश के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ कनेक्शन है। तो तीसरा आदमी जो हम एक ध्यान में रख सकते हैं वो है फारूक, चौथा फारूक सियार। बाकी और कोई भी हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शाह आलम टू पे आएगा जिक्र, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में है ये, बैटल ऑफ बक्सर, तो आगे जिक्र आएगा। तो अभी लिस्ट नहीं रटनी है, बट हाँ रफली मोहम्मद शाह रंगीला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, तो बात हम शुरू करेंगे आज नहीं, हम कल शुरू करेंगे कि औरंगजेब के बाद किस तरीके से बहादुर शाह यहाँ पे टेक ओवर करेंगे। नाउ अगेन जो है, हालांकि यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है यहाँ से, बट काफी पहले पूछा है ना, तो काफी पुराना सवाल है जो जहांगीर शाह वगैरह का सवाल यूपीएससी ने पूछा है, तो इट्स नॉट अ वेरी रीसेंट फेनोमेना। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एकदम रिलीजियसली रटने बैठ जाओ, इतना काम का नहीं है, यूपीएससी इस तरह के फैक्चुअल सवाल अब नहीं पूछता। तो बट फिर भी सुना सुना रहे, पहचानने लायक रहे, इतना जो है मेरे साथ आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना, आप थोड़ा सा बात करते हैं, हम यहाँ से कल बात चालू करेंगे फ्रैगमेंटेड पॉलिटी की। क्या यहाँ तक हम सारे लोग साथ में हैं? और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पोल। ओके, लेट मी स्विच ऑन द चैट।